जिम में डेथ हो गई वाइल डूइंग एक्सरसाइज, वाइल पुलिंग सम वेट्स, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन स्टेरॉइड, एक्सेसिव सप्लीमेंट्स, एक्सेसिव वेट, या फिर ये फेक है? बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसी चीजें बेच रहे हैं जो कि शायद एक नॉर्मल इंसान को भी नहीं बेचनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने अपनी जिंदगी का बहुत अच्छा पार्ट पेप्सी, जो कि एक हाई शुगर हाई कैफीन ड्रिंक है, उसे प्रमोट किया। अक्षय कुमार जो कि एक फिटनेस आइकन है पूरी दुनिया में, वो थम्स अप को हमेशा प्रमोट करते हैं, जो कि शायद पेप्सी से ज़्यादा कैफीन रखता है, शायद उससे ज़्यादा शुगर रखता है। अभी तो खैर वो पान मसाला वगैरह बेचने में भी आ गए हैं। अभी विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दुनिया भर के और सेलिब्रिटीज़ हर्बलाइफ, जो कि एक वेल नोन स्कैम है, उसको प्रमोट कर रहे थे। मैं एक ऐसे फ्रेंड को भी जानता हूँ जिसने शादी से पहले 1.5-2 महीने ऐसा ही कोई सप्लीमेंट यूज किया खाने की जगह, क्योंकि उसे शादी से पहले वेट लूज करना था और शादी के दिन तक उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। शादी के दिन वो बेहोश भी हुई। मैं ये बताना चाहता हूँ कि घर का खाना खाने से, और जिससे हम लोग नॉर्मली हेल्दी फूड क्वालिफाई करते हैं, आप तभी भी ओबीस हो सकते हैं। So welcome Ashish Kumar to our show Street Talks. I want to ask with this first question कि आपको इतने साल आपने कॉर्पोरेट में काम किया है, अपने PR और मीडिया फर्म्स में काम किया है. What inspired you to completely take this switch to fitness industry? सबसे पहले तो आप सब लोगों का धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए. You guys are doing a phenomenal job in bringing different stories out. As far as मेरी फिटनेस जर्नी है, तो ये काफ़ी सारे लोगों की तरह शुरू हुई थी. करीब जब मैं क्लास 11th में था, 17 ईयर्स, तो स्मॉल टाउन बॉयज़ में कुछ लिमिटेड करियर ऑप्शन होते हैं. आर्मी एक ऐसा ऑप्शन था जो कि मुझे हमेशा से एक्साइटेड रहता था मैं उसके लिए. मेरे फैमिली में आर्मी बैकग्राउंड था, तो मैं हमेशा इस चीज़ के लिए एक्साइटेड रहता था कि शायद मैं ये ज्वाइन कर पाऊँ. सो मैंने सबसे पहले प्रिपेयर करना शुरू किया फिज़िकल एग्ज़ाम्स के लिए. और फिज़िकल एग्ज़ाम में कुछ बहुत सिंपल क्राइटेरिया होता है. लाइक आपको अबाउट 5 मिनट्स में 1.6 किलोमीटर्स कवर करना है. 20 से 25 पुशअप्स का होता है क्राइटेरिया. उतने ही करीब स्क्वाट्स का होता है, और फिर उतना ही पुलअप्स के लिए होता है. सो इस बेसिक क्राइटेरिया के साथ प्रिपेयर करने लगे. फिजिकल एग्जाम तो क्लियर कर लिया, लेकिन जब बात आई मेडिकल की तो मेरे को फ्लैट फुट है, उस वजह से वो क्लियर नहीं हो पाया. बट इवेंचुअली 2019-20 के आसपास जब कोविड ने अटैक किया पहली बार और लोग बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हुए, उस टाइम शायद ये हिट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था. और उसके बाद मैं काफ़ी कंसिस्टेंट हो गया अपनी जर्नी को लेकर. बॉक्सिंग मेरा एक काफ़ी ओल्ड टाइम पैशन था, उसको मैंने वापस से रीइग्नाइट किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया. साथ में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग थोड़ा सा प्रैक्टिस में डाला. एंड देन इवेंचुअली मुझे लगा कि शायद ये भी इनफ नहीं है, मुझे इस बारे में और सीखने की ज़रूरत है. और वो टाइम था जब मैंने पहली बार INFS, विच इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एंड फिटनेस साइंसेज, वहाँ से एक डिप्लोमा कोर्स में इनरोल किया. सो ऐसी सारी जर्नी अभी तक काफ़ी एक्साइटिंग रही है, और आगे भी कोशिश है कि मैं और सीख सकूं और ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकूं उनकी फिटनेस जर्नी में. आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दिस थिंग कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको पता है कि ये हमारी हेल्थ के लिए कितना ख़राब है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट आजकल मैं बहुत सुन रही हूँ, हर्बल लाइफ, राइट? सो अभी हर्बल लाइफ का भी किसी ने कुछ एंडोर्स किया है. सो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये कितना सही है हमारे सेलिब्रिटीज़, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक को, ये कितना सही है कि वो इस तरह के एंडोर्समेंट करें. और आई थिंक मेरे हिसाब से अगर वो इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि पब्लिक उनको अपोज करेगी, राइट? सो इसमें आपका क्या कहना है? आई थिंक इंडिया में एडवर्टाइजिंग एक बहुत ही टाइटली रेगुलेटेड स्पेस नहीं है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसी चीज़ें बेच रहे हैं जो कि शायद एक नॉर्मल इंसान को भी नहीं बेचनी चाहिए. लेकिन क्योंकि वो स्पेस रेगुलेटेड नहीं है, वो बहुत आराम से बच के निकल जाते हैं. सचिन तेंदुलकर ने अपनी ज़िंदगी का बहुत अच्छा पार्ट पेप्सी, जो कि एक हाई शुगर हाई कैफीन ड्रिंक है, उसे प्रमोट किया. अक्षय कुमार जो कि एक फिटनेस आइकन है पूरी दुनिया में, वो थम्स अप को हमेशा प्रमोट करते हैं, जो कि शायद पेप्सी से ज़्यादा कैफीन रखता है, शायद उससे ज़्यादा शुगर रखता है. अभी तो खैर वो पान मसाला वगैरह बेचने में भी आ गए हैं. बहुत सारे और क्रिकेटर्स पान मसाला बेच रहे हैं. अभी विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दुनिया भर के और सेलिब्रिटीज़ हर्बलाइफ, जो कि एक वेल नोन स्कैम है, उसको प्रमोट कर रहे थे. इट्स अ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी जो कि ट्रेनर्स को रीच करके बोलती है कि आप हमारा सप्लीमेंट लोगों को रेकमेंड कीजिए, आपको कमीशन मिलेगा, और उसके बाद आप और लोगों को रिक्रूट कीजिए जो हमारे सप्लीमेंट को और बेच सके.
ये प्रॉपर 21 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम वो लोगों को प्रपोज करते हैं और लोग उसमें फंसते हैं। अब जब इतने बड़े बड़े नाम एंडोर्स कर रहे हैं तो इंटरनेट पे काफ़ी कुछ अवेलेबल होता है जो कि पॉजिटिव क्लेम करता है उस बारे में, लेकिन मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और विराट कोहली खुद से इसको नहीं लेते। अगर आप उनको किसी पब्लिक फोरम पे चैलेंज करके पूछ सके कि क्या आप इसे अपनी डे टू डे लाइफ में लेते हैं, मैं आंसर सुनना चाहूँगा। सो बॉटम लाइन ये है कि ये लोग अपने अपने फील्ड में लेजेंड है, बट व्हेन इट कम्स टू एथिक्स इन एडवर्टाइजमेंट बहुत बहुत लो स्टैंडर्ड्स हैं इंडिया में और शायद दुनिया में भी। सो जो ये अभी एंडोर्स किया है हर्बल लाइफ को, आई थिंक विराट कोहली ने किया है। सो वो अपनी फिटनेस के लिए इतने, ही इज़ अ फिटनेस फ्रीक, उनका पानी भी बाहर से आता है, हर रोज़ पीने का पानी। तो हाउ कैन ही डू दैट कि वो पब्लिक को ओपनली, एंड मैं ये जानना चाहती हूँ कि हर्बल लाइफ जो प्रोडक्ट है उसमें ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो जिसकी वजह से लोग इतनी जल्दी फैट रिड्यूस कर लेते हैं एंड देन जब वो छोड़ते हैं तो वो डबल हो जाता है, एंड कुछ केसेस में आई थिंक किडनीज का भी इश्यूज मैंने सुना है, बहुत सारे इश्यूज। सबसे पहली बात तो विराट कोहली एक लेजेंड है इन मेनी सेंसेस। अपने स्पोर्ट में उन्होंने बहुत अच्छा किया है, बहुत लोगों के फिटनेस जर्नी को उन्होंने इंस्पायर किया है, बहुत लोगों ने शुरू किया उनकी वजह से फिट रहना, तो कंप्लीट क्रेडिट टू हिम। बट अगेन सेम चीज़, मैं शायद उनसे कभी मिल पाऊँ तो पूछना चाहूँगा कि आपने इस तरह की एड्स क्यों करी, जबकि इस चीज़ का एक गूगल सर्च से एविडेंस मिल सकता था कि हर्बल लाइफ यूएस में मल्टीपल क्लास एक्शन लॉ सूट फेस कर चुका है, क्योंकि जो लोग उसे बेचते थे उसको भी उन्होंने झूठ बोला था कि एक सर्टेन इनकम हो सकती है, जो कि नहीं हुई। और जिन लोगों ने उसे कंज्यूम किया, दुनिया भर में इस बारे में केसेस हैं जहाँ पर कि बहुत सारे उनको मेडिकल इश्यूज फेस करने पड़े। कुछ दिन पहले मैंने इस पर एक रील बनाई थी और उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि उन्होंने भी हर्बल लाइफ यूज़ किया और थोड़े टाइम में उसे साइड इफ़ेक्ट दिखने लगे, या फिर जब छोड़ा तब तक वो काफ़ी सारा पैसा खर्च कर चुके थे और उसके बाद ना वो फैट लॉस कर पाए और पैसा भी बहुत खर्च किया, और जैसे ही छोड़ा वापस से सब कुछ गेन हो गया। मैं एक ऐसे फ्रेंड को भी जानता हूँ जिसने शादी से पहले 1.5-2 महीने ऐसा ही कोई सप्लीमेंट यूज़ किया खाने की जगह, क्योंकि उसे शादी से पहले वेट लूज़ करना था और शादी के दिन तक उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, शादी के दिन वो बेहोश भी हुई। सो इस तरह के एक्सट्रीम लेवल तक जो लोगों की इनसिक्योरिटीज़ हैं, उस वजह से ऐसे प्रोडक्ट बिक पाते हैं और सेलिब्रिटीज़ सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए इसको एंडोर्स करते हैं। सो फिटनेस इट्स ऑल अबाउट लुक्स, व्हाट डू यू से? फिटनेस, एज आई सेड, अगर आप फिट हैं तो श्योरली इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर बॉडी शेप, इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर स्किन, it will reflect on your confidence level, your concentration, because then you are also sleeping well, you are staying hydrated, you are living with a certain kind of nutrition. It reflects into everything. जैसे कि आपने स्विच किया, पहले आप जर्नलिज्म में थे, राइट? सो दिस इज 90 क्या 360 डिग्री स्विच, राइट? कितना डिफिकल्ट होता है कि आप एक जॉब को छोड़ के आप फिटनेस को करियर बना लें? मैं जर्नलिज्म कुछ 1 साल किया, उसके बाद मैंने कुछ 10-11 साल पब्लिक रिलेशंस में टाइम स्पेंड किया, जो कि एक काफ़ी हेक्टिक जॉब होती है। 12 घंटे अगर कोई देता है दिन में तो लोग बहुत नॉर्मल समझते हैं इसको। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप वीकेंड्स, हॉलीडेज, सब चीज़ पर लगातार एक कंसिस्टेंट साइकिल की तरह काम कर सकें। और कहीं ना कहीं एक मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड होता है, जिसमें कि बेसिक पिरामिड जो बॉटम पर होता है, हम लोग फूड, शेल्टर, मेडिकेशन, वो सब चीज़ें रखते हैं। आइडियली आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ भी उसी में होनी चाहिए, लेकिन आजकल की जो अर्बन लाइफ है उसकी डिमांड्स कुछ ऐसी हैं कि आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ समहाउ मिडिल ब्रैकेट में शिफ्ट हो जाती है कि जब मैं सारा कुछ अचीव कर लूँगा, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ले आऊँगा, करियर चलने लग जाएगा, सब कुछ फैमिली सेटल हो जाएगी, उसके बाद मैं ध्यान देना शुरू करूँगा। कहीं ना कहीं मेरे साथ भी वही हुआ कि उस पूरे के चक्कर में, करियर को सेटल करने के चक्कर में कहीं ना कहीं मेरी हेल्थ पीछे छूटने लगी थी। मेरा वेट 72 केजी से कब बढ़कर 85 केजी हो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब 2-3 लोगों ने पॉइंट आउट किया तब मुझे लगने लगा ओके शायद मैं ओवरवेट होने लगा हूँ, ओबेसिटी के सिम्टम शुरू हो गए हैं। अदरवाइज तब तक मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ था। और ऐसा उस टाइम नॉर्मली लोग समझते हैं कि ओबेसिटी तब आती है जब लोग बाहर से बहुत ज्यादा फूड ऑर्डर करते हैं या बहुत ज्यादा अल्कोहल यूज करते हैं। मैं घर का खाना खा खा के ही ओबेस हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर क्वांटिफिकेशन नहीं था। बॉडी में रेस्ट एंड रिकवरी का कोई प्रोटोकॉल बिल्ड ही नहीं था। आप उतने घंटे काम कर रहे हैं जितना घंटा आपकी जॉब डिमांड कर रही है। सो मैं ये बताना चाहता हूं कि घर का खाना खाने से
और जिससे हम लोग नॉर्मली हेल्दी फूड क्वालिफाई करते हैं, आप तभी भी ओबीस हो सकते हैं अगर आपने अपने खाने को क्वांटिफाई नहीं किया, अगर आपके बॉडी में रेस्ट एंड रिकवरी बिल्ड नहीं है, तो हो सकता है। मेरे साथ भी वही हुआ। उसके बाद जब 2019-20 के आसपास मैंने सोचा कि वापस मुझे अपनी हेल्थ का कंट्रोल लेना पड़ेगा, चीजों को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ब्लेम करना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि करियर एक बहुत जरूरी पार्ट है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन साथ में करियर एक बहुत शॉर्ट स्पैन है, आप लोग 20, 25, 30 साल अपने प्रोफेशनल करियर में रहते हैं, लेकिन बॉडी एक ही है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपनी बॉडी की अपनी कार से भी कम केयर करते हैं। आप अपनी गाड़ी को 3 से 6 महीने में सर्विसिंग के लिए ले जाते हैं, इतना सा स्क्रैच पड़ता है तो उसको डेंटिंग पेंटिंग कराने के लिए भागते हैं। कहीं से लड़ाई हो जाए, अगर बम्प लग जाए तो आप बिल्कुल कई बार अग्रेसिव भी हो जाते हैं। लेकिन एज फार एज योर हेल्थ इज कंसर्न, जब आपको फर्स्ट साइन ऑफ बैक पेन दिखता है, शायद आप कुछ भी नहीं करते, बिकॉज अभी टाइम नहीं है, बाद में देख लेंगे। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास बिल्कुल रेडी टू मूव इन होते हैं एक वर्कआउट प्लान के साथ, एक डाइट प्लान के साथ, लेकिन सडनली कोई प्रेजेंटेशन आ जाती है तो कहते हैं कि ओके इसको 2 महीने बाद करेंगे, अभी मेरे पास एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। तो इस तरह से हम बहुत ही इजी ट्रिगर्स के साथ भी अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा डीप्रायोरिटाइज कर देते हैं, और ये हमें लॉन्ग टर्म में हर्ट करता है। सो 2019-20 के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे इसे एक प्रायोरिटी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, और जॉब के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा अपनी प्रोफेशनल जर्नी के लिए भी उतना ही कमिटेड था जितना कि अपनी फिटनेस जर्नी के लिए। और मैंने थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल, थोड़ा सा लर्निंग से ये पाया कि दोनों चीजें बैलेंस हो सकती हैं। सबसे पहले आपको इस बात के लिए कमिटेड होना पड़ेगा कि मैं सीखना चाहता हूं, दोनों चीजें मैनेज हो सकती है। उसके बाद काफी चीजें खुद से आसान होती जाएंगी, आपका सपोर्ट सिस्टम खुद से बिल्ड होता जाएगा। जब आप शुरू करते हैं, शायद आपकी फैमिली सपोर्टिव ना हो, या शायद आपके कलीग सपोर्टिव ना हो, या फिर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चीजें आपके सपोर्ट में ना हो, लेकिन धीरे धीरे वो भी आपके फेवर में आने लगती हैं जब आप एक बार एफर्ट करना शुरू कर देते हैं। सो मेरा एडवाइस किसी को भी यही है, आप पहला स्टेप आज लीजिए। पूरी दुनिया आज नहीं बदलेगी, लेकिन अगर आप एक कदम आज लेंगे तो चांस है कि धीरे धीरे आप अपनी दुनिया तो बदल पाएंगे, और शायद अपने आप की जर्नी से किसी और को भी इंस्पायर कर पाए, तो ये एक बोनस होगा। आशीष, आपके अकॉर्डिंग फिटनेस क्या है? फिटनेस और हेल्थ, लोग कई बार इनको बहुत ही ओवरलैपिंग टॉपिक समझते हैं। लोग समझते हैं कि मैं बीमार नहीं हूं तो मैं फिट हूं। सो पहले समझते हैं हेल्थ क्या है। एकेडमिक डेफिनेशन ऑफ हेल्थ की बहुत सिंपल है। WHO ने एक डेफिनेशन दिया है कि आप फिजिकल, मेंटल, अगर एक ऐसी स्टेट में है जहां पर कि आप अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर पा रहे हैं, आपको बीमारी नहीं है फिजिकली, आप मेंटली किसी चैलेंज को फेस नहीं कर रहे हैं, तो आप फिट हैं। इसमें लेकिन कुछ और एलिमेंट भी हैं जो कि मॉडर्न लाइफ डिमांड करती है। आप फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, ये 4 पिलर्स हैं हेल्थ के। अगर आप इन चारों पिलर्स पर ठीक कर रहे हैं तो शायद आप हेल्दी हैं। फिटनेस इज एन एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टेन टास्क ऑप्टिमली। एक क्रिकेटर के लिए फिटनेस का मीनिंग बहुत डिफरेंट होगा फ्रॉम अ फुटबॉलर, फ्रॉम people who are not athletes but want to remain fit in general life. For me, fitness is the ability to be able to lift my child when she is 5 years old, and maybe another 5 more years I can still sprint and be a competition to her. That is my ability to be fit. किसी के लिए शायद इतना ही एबिलिटी ऑफ फिटनेस है कि वो नीचे झुककर अपने फ्रिज का जो लास्ट डोर है वहां से पानी की बोतल निकाल सके। सो फिटनेस इज एन एबिलिटी टू परफॉर्म डिफरेंट tasks that your goal demands at a different quality. So my question to you would be, how doctors are different from fitness coaches? ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स भी हमें डाइट देते हैं आशीष, और जब हम फिटनेस कोच के पास जाते हैं तो वो भी हमें डाइट प्लान ही देते हैं। तो इन दोनों में आपको क्या लगता है कि क्या फर्क है? आई थिंक काफी फर्क है। डॉक्टर्स की ट्रेनिंग और जिस तरह से डॉक्टर्स इंडिया में फंक्शन करते हैं, दे हैव अ ह्यूज रोल इन द सोसाइटी, बट मोर इम्पॉर्टेंटली उनका ज़्यादा जो फोकस होता है वो डिजीज मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ अ सर्टेन कंडीशन। आप कभी भी उनके पास इसलिए नहीं जाते कि डॉक्टर साहब मुझे कोई बीमारी नहीं है, आप मुझे ये बताइए कि कैसे मैं और स्पीड से अपना स्प्रिंट कर सकता हूँ, या कैसे मैं 10 से 20 से 50 पुशअप्स कर सकता हूँ। आप अक्सर डॉक्टर्स के पास तब जाते हैं जब आप बीमार होते हैं, आपके पास सिम्टम्स होते हैं किसी चीज़ के, और आप उसका मैनेजमेंट के लिए जाते हैं। डॉक्टर्स आपके सर्टेन पैथोलॉजिकल टेस्ट रन करते हैं और उसके बेसिस पे आपको मेडिसिन
या कोई और चेंज सजेस्ट करते हैं जिससे कि आपका वो सिम्टम्स चले जाएं और आप वापस से एक नॉर्मल स्टेट पर आकर अपने डे टू डे फंक्शंस कर सकें। उनका रोल यहां पर खत्म हो जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक फिटनेस ट्रेनर का रोल तब शुरू होता है जब आप हेल्दी हैं, यानी कि अब आपको फ्यूचर में होने वाली चीजों से कैसे बचाया जा सके, कैसे आपको एक ऐसी स्टेज पर ले जाया जा सके ताकि आपको वो बीमारियां ना हो इतनी फ्रीक्वेंटली। यानी कि अगर आपको डायबिटीज है, मैं आपको सबसे पहले बोलूंगा अपने डॉक्टर के पास जाइए। उन फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट डायबिटीज का आपके डॉक्टर बताएंगे। अगर आपको हाइपोथायराइड है, आप पहला कंसल्टेशन अपने डॉक्टर से लीजिए कि हाइपोथायराइड का मेडिकेशन से मैनेजमेंट कैसे होगा। उसके बाद जब आपका लॉन्ग टर्म लाइफ स्टाइल सुधारने के लिए आप एक फिटनेस ट्रेनर के पास आइए। तो ये दोनों रोल काफी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन इनके अंदर अपनी अपनी क्लियर बाउंड्री लाइंस भी हैं। डॉक्टर्स अगर डाइट प्लान देने लगे, बहुत बार ऐसी चीजें डॉक्टर बोल जाते हैं या रेकमेंड कर देते हैं जो शायद फैक्ट ड्रिवन नहीं होती। मैंने एक बहुत बड़े शो पर एक डॉक्टर साहब को देखा जो कि काफी बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं, और वो ये कह रहे थे कि जिम आपको हेल्दी रहने के लिए जाना चाहिए, ना कि मसल बनाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हुआ यहां पर कि मसल्स आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अस स्टेइंग हेल्दी। इस बात के इनफ एविडेंस है जिसमें कि ये दिखाया गया है कि आपका मसल डेंसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ एंड योर ओवरऑल लॉन्जिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये कहना कि हेल्दी रहना और मस्कुलर होना दो अलग अलग चीजें हैं, बहुत गलत था। ऐसे ही बहुत सी चीजें डॉक्टर और बोलते हैं, जैसे कि प्रोटीन को लेकर डराना। बहुत बार डॉक्टर्स किसी पेशेंट को ये बताते हैं कि प्रोटीन की क्वांटिटी एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा होने पर उनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो सकता है, जबकि ये बात क्लियरली एस्टैब्लिश्ड है कि यूरिक एसिड का जो प्रॉब्लम होता है वो प्रोटीन की वजह से नहीं बल्कि प्यूराइन बेस्ड चीजों की वजह से होता है, जो कि बहुत डिफरेंट है। प्यूराइन बेस्ड चीजें अगर आपको मैं बोलूं, सबसे पहले रेड मीट, अल्कोहल, इन सब में प्यूराइन क्वांटिटी ज्यादा होती हैं, ना कि आपके एग्स में, आपके चिकन में, या फिर आपके सोया चंक में, या फिर दालों में, जिन्हें कि डॉक्टर अक्सर बंद करने को बोलते हैं। सो डॉक्टर एंड हेल्थ ट्रेनर आर टू वेरी वेरी कॉम्प्लीमेंट्री रोल, बट देयर शुड बी क्लियर बाउंड्रीज एंड द फ्यूचर इज वेयर दे बोथ विल वर्क टुगेदर टू मेक पीपल हेल्दी एंड फिट। सो जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमें आर्टिफिशियल प्रोटीन जो पाउडर्स के पैक्स आते हैं, हमें वो लेना चाहिए या फिर हमें वेजिटेबल्स या सोर्स हमारा होना चाहिए जो कि नेचुरल हो? तो विच वन इज बेटर? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रोटीन का आर्टिफिशियल सोर्स जिसे लोग अक्सर बोलते हैं वे प्रोटीन, वो सिर्फ वे है जो कि दूध का एक डेरिवेटिव है। सो अगर आप वे प्रोटीन को आर्टिफिशियल बोल रहे हैं तो आपको दूध को भी आर्टिफिशियल बोलना पड़ेगा। अब क्योंकि दूध एक नेचुरल सोर्स है तो वे भी एक नेचुरल सोर्स है। जैसे दूध से डिराइव करके आप वे बनाते हैं, ऐसी दूध से डिराइव करके आप दही बनाते हैं। तो क्या आप दही को आर्टिफिशियल बोलेंगे या मट्ठे को आर्टिफिशियल बोलेंगे? सो वे इज अ कंप्लीटली नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन। वे प्रोटीन या कोई भी और प्रोटीन सप्लीमेंट एक कन्वीनियंस है, नीड नहीं। पहली रिकमेंडेशन ये होगी कि आप प्रोटीन अपने होल फूड से कंप्लीट करें, और उसके बाद जो बचा हुआ प्रोटीन है वो आप सप्लीमेंटेशन से पूरा कर सकते हैं। अगर होल फूड से पूरा हो जाता है तो बहुत अच्छा है, वो अफोर्डेबल भी रहेगा और वो लॉन्ग टर्म भी चलेगा। अगर आप नहीं पूरा कर पा रहे हैं, आप सप्लीमेंटेशन देख सकते हैं। सप्लीमेंटेशन का एक और प्रॉब्लम है कि बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स इंडिया में इस टाइम बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड नहीं है। यानी कि अभी बहुत सारी रिसर्च स्टडीज भी हुई है जिसमें पता चला है कि डब्बे पर कुछ और क्लेम है और अंदर कुछ और है। सो ऐसी सिचुएशन में एक आम आदमी के लिए ये वेरीफाई करना कि जो मैं खा रहा हूँ वो प्योर है या वो जो क्लेम करता है वो है या नहीं, बहुत मुश्किल है। इसके अपने सॉल्यूशंस हैं। लोग थर्ड पार्टी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि टेस्ट करती हैं और रिजल्ट्स को पब्लिकली अपलोड करती हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। या फिर कुछ लोग अगर एक कॉमन सप्लीमेंट ले रहे हैं या लेने का प्लान कर रहे हैं तो रिसोर्सेज पूल करके उन्हें लैब में टेस्ट भी करवा सकते हैं। वंस इन अ ईयर एक रैंडम बैच को आप भेज सकते हैं लैब में टेस्ट के लिए अपने खर्चे से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये मेरा ब्रांड क्रेडिबल है कि नहीं। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज बाय इट फ्रॉम द ब्रांड एंड नॉट थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स। बहुत सारी वेबसाइट बेचती हैं, बहुत सारे ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स बेचते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नकली प्रोटीन का भी एक इश्यू होता है। बट अगर इन सारे चैलेंजेस को हटा दिया जाए, जो कि चैलेंजेस किसी भी चीज के साथ हो सकते हैं, तो प्रोटीन
सप्लीमेंटेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज है अगर आप होल फूड से प्रोटीन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। So, one of my friend, so I just give you an example. हर दूसरा बंदा आजकल अपना प्रोटीन का डब्बा निकाल रहा है, लॉन्च कर रहा है, राइट? सो इट्स जस्ट अ पैक एंड अ ब्रांडिंग। Yes. अंदर वो क्या बेच रहे हैं Absolutely. पता नहीं। एंड जो एक्स कंज्यूमर है, जो हम लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो आई थिंक जाके उसको टेस्ट नहीं कराएगा कि इसमें जो ये लिखा हुआ है न्यूट्रिशन, ये एज इट इज़ वैसा है या नहीं है। बिकॉज मैं मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैं कुछ ऑर्डर कर रही थी ब्लैंकेट से। सो मैंने देखा दोनों में एक का रेट था 190 रुपीज़, एक का रेट था 140 रुपीज़, एंड उसमें लिखा हुआ था, उसकी ब्रांडिंग काफ़ी अच्छी थी, उसकी ब्रांडिंग एंड सेम ब्रांड। मैंने उनका न्यूट्रिशन पढ़ा, सेम न्यूट्रिशन। तो मुझे समझ नहीं आया ये 60 रुपये इसके एक्स्ट्रा क्यों कर रहा है, सिर्फ उसको ये दिखा के दिस इज़ मोर पावरफुल। मैं एग्जैक्टली नाम नहीं बताऊंगी आपको ब्रांड का, बट ऐसे ही जो एक्स कंज्यूमर्स हैं वो चेक नहीं कर पाते हैं जाके। तो उस कंडीशन में उनको कैसे पता लगेगा कि जो वो प्रोटीन ले रहे हैं इज दिस गुड फॉर देम और नॉट? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, बट लेट मी स्टिल ट्राई। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा, आप ट्राई कीजिए कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन अपने होल फूड से कंज्यूम कर सकते हैं। वेजिटेरियन प्रोटीन भी काफ़ी आपको आपका प्रोटीन दे सकता है अगर आप सही क्वांटिटीज चुने, सही कंटेंट चुने। मैं सोया चंक पर काफ़ी हद तक रिलाई करता हूँ। सोया चंक इज, और रादर सोया इज द चीपेस्ट वेज प्रोटीन, द मोस्ट अफोर्डेबल वन, द मोस्ट एक्सेसिबल वन, एंड इज कंप्लीट इन ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स। सो उसको मैं काफ़ी हद तक यूज करता हूँ। थैंकफुली मैं एगिटेरियन हूँ, तो मैं एग से प्रोटीन पूरा कर लेता हूँ अपना काफ़ी हद तक। ये दोनों सोर्स देन साथ में सप्लीमेंटेशन मिलकर के मेरा प्रोटीन पूरा करते हैं। ओके। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, अगर आप प्रोटीन बिल्कुल ही वे प्रोटीन अवॉइड करना चाहते हैं, जो कि एक फेयर कॉल है आपकी, तो भी आप होल फूड से अपना प्लान डिजाइन कर सकते हैं। ओनली थिंग दैट यू विल मिस आउट इज कन्वीनियंस। कन्वीनियंस एक कुछ ऐसी चीज है कि आप बाहर धूप में ऑटो से जाना पसंद करेंगे या फिर कैब में जाना पसंद करेंगे। ऑटो में भी जाया जा सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन वो भी वही जर्नी आपको अचीव करा सकता है, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। फिर भी अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको प्रोटीन सप्लीमेंटेशन करना ही है, तो बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं, जो कि लैबडोर जैसे एक वेबसाइट है, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि रैंडम बहुत सारे ब्रांड्स को टेस्ट करती हैं और उनके टेस्ट रिजल्ट्स डालती हैं। ओके। तो आप उन वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ब्रांड का जो टेस्ट रिपोर्ट है वो क्या था, डू दे मीट देयर क्लेम और नॉट, और देन आप उनमें से पिक कर सकते हैं। वो रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम अपडेट भी होती रहती हैं, काफी हद तक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। या फिर आप 5-6 फ्रेंड्स मिलकर अगर कोई यूज करते हैं, तो ब्रांड्स को आप लैब में टेस्ट करा सकते हैं। टेस्ट थोड़े महंगे होते हैं, इसीलिए 5-6 लोगों को पैसे मिलाने पड़ेंगे, लेकिन वो भी एक ऑप्शन है। But again, coming back, first recommendation, try using whole foods as much as possible. Whole foods आपको प्रोटीन के अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स देंगे, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि प्रोटीन सप्लीमेंटेशन नहीं देगा, वो आपको होल फूड दे पाएंगे। So, जैसे भी आपने बात की कि होल फूड से हमें ऑलमोस्ट प्रोटीन मिल जाता है, देयर इज अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक अबाउट पीपल हु आर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, कि भी अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपका प्रोटीन ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगा, वेजिटेरियन हो तो आपको प्रोटीन उतना नहीं मिलेगा। हाउ मच इज इट जस्टिफाइड, कितना आपको लगता है कि ये सही है? देखिए, एट द टॉप ऑफ एवरीथिंग ये बात काफ़ी हद तक सही है कि नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन्स हैव ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स। सो आपको खाली प्रोटीन नहीं लेना, आपको ये भी इंश्योर करना है कि वो प्रोटीन में ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉर्मली 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, वो सब के सब हों। सो मोस्ट वेजिटेरियन आइटम किसी ना किसी एसेंशियल अमीनो एसिड में मिस करते हैं, इसीलिए हम उनको बहुत एफिशिएंट सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं कहते हैं। लेकिन इसको भी मैनेज करने का एक तरीका है। जैसे काफ़ी सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स चावल मिस करते हैं, आप उनको किडनी बीन के साथ ले सकते हैं, सो वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दाल और चावल भी इसीलिए कॉम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि उनमें जो एक में मिसिंग एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो दूसरे में मिल जाते हैं। सो इसीलिए आप इस तरह के कॉम्बिनेशन थोड़ा सा रिसर्च करके या फिर किसी कोच के साथ काम करके वेजिटेरियन फूड के साथ भी इंश्योर कर सकते हैं दैट यू नॉट जस्ट कंप्लीट योर प्रोटीन बट ऑल्सो टेक ऑल द 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। सो ये मिथ है कि आप वेजिटेरियन प्रोटीन के साथ ग्रो नहीं कर सकते,
कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन वंस अगेन एक ज़्यादा बेटर कन्वीनियंस है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए थोड़ा सा आसान है, वेजिटेरियन लोगों को थोड़ा सा अपनी डाइट को और बेटर मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन ये हो सकता है। जैसे आफ्टर जिम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वे प्रोटीन या इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। सो आफ्टर जिम प्रोटीन कितना एसेंशियल है, लेना ही चाहिए या फिर मतलब, और लेने के रीजंस क्या होते हैं? श्योर। सो इस बारे में बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं और होती रही हैं पहले से भी। इनिशियल स्टडीज़ ने बोला कि आपकी बॉडी में एक एनाबॉलिक विंडो होती है, यानी कि आपने एक बार जिम में जब वर्कआउट किया, आपकी मसल्स ने ब्रेक डाउन किया, सो मसल ब्रेक डाउन के बाद अगले 30 मिनट से लेकर कुछ 3-4 घंटे तक का जो विंडो होता है, उसमें आपके मसल्स काफ़ी राइप हैं, प्रोटीन को लेंगे तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि जो ब्रेक डाउन हुआ प्रोटीन मसल है उसको वापस रिपेयर करने के लिए वो बेस्ट टाइम है अगर आप प्रोटीन सोर्स लेंगे तो। लेकिन उसके बाद जो कंटिन्यूस रिसर्च होती रही उसमें ये प्रूव होता रहा है कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस एक हद तक ही रिस्पॉन्सिबल है आपके मसल ग्रोथ के लिए। लॉन्ग टर्म में आपकी मसल ग्रोथ होगी अगर आप मसल को सही से ब्रेक डाउन दे रहे हैं, यानी कि आप सफिशिएंट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं और सफिशिएंट प्रोटीन अपने 24 घंटे में पूरा कर रहे हैं। नॉर्मली अगर कोई बिगिनर है उसे रफली 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन से शुरू करना चाहिए। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करें, अगर आप इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप करीब करीब 1.5-1.6 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट लेके जा सकते हैं। और अगर आप एक एलीट लेवल एथलीट हैं तो आप इसको 2.2-2.3 ग्राम या शायद और ज़्यादा भी अपना प्रोटीन इंटेक पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट कर सकते हैं। ये काफ़ी सेफ लिमिट है और इसमें आपको एनाबॉलिक विंडो को मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने पूरे दिन में प्रोटीन इंटेक अपना कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि एक मील में आपको एक सर्टेन क्वांटिटी ही लेनी चाहिए क्योंकि उससे ज़्यादा लिया तो डाइजेस्ट नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। लेकिन इसमें भी जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये क्लियरली एस्टैब्लिश करती है कि प्रोटीन को छोटे छोटे पीसेस में लेने से सिर्फ आपकी प्रेफरेंसेस है, एज फार एज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज कंसर्न्ड वो उतना ज़्यादा क्लियरली एस्टैब्लिश नहीं हुआ है कि कितना क्वांटिटी ऑप्टिमम है। आप ले सकते हैं जितनी क्वांटिटी आप कन्वीनियंटली कंज्यूम कर पाएं। सो एक्सेस ऑफ प्रोटीन किडनी को हार्म करता है? एक्सेस ऑफ प्रोटीन और किडनी को हार्म करना, या फिर दूसरे तरीके से समझते हैं, ऑलरेडी एक डिसफंक्शनल किडनी है उस केस में प्रोटीन का इंपैक्ट, इसको समझते हैं। प्रोटीन नॉर्मली एक नाइट्रोजन बेस्ड सब्सटेंस होता है। प्रोटीन नाइट्रोजन की चेन से बनता है और नाइट्रोजन जो है हमारे यूरिन में यूरिया फॉर्म में होता है। सो किडनी का काम होता है हमारे यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना, नाइट्रोजन एलिमेंट्स को, एक्सेसिव नाइट्रोजन एलिमेंट्स को क्लीन करके बॉडी को बाहर निकालना। सो अगर आपकी पहले से डिसफंक्शनल किडनी है उस केस में एक्सेस प्रोटीन, या एक्सेस भी एक बहुत ब्रॉड वर्ड है, लेकिन उस केस में आपको किडनी को लेकर कॉन्शियस होना चाहिए और आपको डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करके प्रोटीन क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं और आपका किडनी बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है, जो कि आप टाइम टाइम पे किडनी फंक्शन टेस्ट, जो कि फुल बॉडी चेकअप का पार्ट होते हैं, उससे समझ सकते हैं। अगर आपकी किडनीज बिल्कुल ठीक से फंक्शन कर रही हैं, आप आराम से अपने प्रोटीन को 1.5, 1.6 और इवन 2.2 ग्राम या इससे भी ज़्यादा लेके जा सकते हैं और आपकी किडनीज को कोई असर नहीं होगा। तो ऐसा बोला जाता है कि देखो जो जिम जा रहे हैं, जो ट्रेनिंग्स कर रहे हैं आशीष, वो तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि हमें प्रोटीन लेना है। हाउ अबाउट पीपल हु आर सीनियर सिटीजन, जो एल्डरली लोग हैं, उनके लिए प्रोटीन इंटेक कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? पहले समझते हैं प्रोटीन किसके लिए ज़रूरी है। हर इंसान शुरू में जब बॉडी ग्रो हो रही होती है, बचपन से लेकर आगे, आपका प्रोटीन, आपका मसल जो है वो एक बनने की स्टेज पे होता है, डेवलप स्टेज पर होता है। उस स्टेज पे क्या होता है कि आपकी बॉडी में मसल का ब्रेकडाउन से ज़्यादा मसल डेवलप हो रहा है और ऐसे ही आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं, आप स्ट्रांग बनते हैं, ज़िंदगी में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ को कर पाते हैं। रफली अबाउट 30 की एज के बाद ये मसल का बनना डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। आप ऑलमोस्ट 1% पर ईयर की स्पीड से मसल लूज कर सकते हैं बिटवीन 30 एंड 40 ईयर्स। इस कंडीशन को सार्कोपीनिया बोलते हैं और 30 के बाद ये कंडीशन और ज़्यादा एक्सपेडाइट होती चली जाती है हर एक डेकेड में। विमेन के लिए ये रेट और भी फास्ट हो सकता है फॉर मल्टीपल रीजंस, जैसे कि मेनोपॉज, जैसे कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा, क्योंकि जो हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं वो भी मसल को रिटेन करने में हेल्प करते हैं। सो उनके डिसबैलेंस से हो सकता है ये, या फिर मेनोपॉज के बाद तो ये हार्मोन्स बनने बहुत ही कम हो जाते हैं
उस टाइम मसल का डीके और भी फास्ट होता है। अगर आप अपनी बॉडी को सफिशिएंट प्रोटीन नहीं दे रहे हैं तो ये डीके बढ़ता ही चला जाएगा, और जब एक बार मसल डीके होता है तो उससे आपके बोन कमजोर होने लगते हैं। बहुत से लोगों में गेट मूवमेंट यानी कि चाल खराब होने लगती है, पॉस्चर खराब होने लगता है, और फिर धीरे धीरे आपकी मसल मोबिलिटी और डे टू डे फंक्शन करने की एबिलिटी पे भी असर डालता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बुजुर्ग लोग एक छोटा सा फिसलने से जो गिरते हैं उससे भी कई बार उनका फ्रैक्चर हो जाता है, या बहुत सारे ओल्ड लोग ठीक से चल नहीं पाते क्योंकि उनका मसल जो है उनकी बॉडी के मैकेनिक्स को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। अगर आप अपनी बॉडी को सफिशिएंटली प्रोटीन से नरिश रखते हैं, आप इन समस्याओं को काफ़ी हद तक दूर रख सकते हैं। सो एल्डरली लोगों के लिए भी ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, औरतों के लिए भी ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी बॉडी को सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन दें। यार मैंने जितना सुना है, जितने भी फिटनेस कोच हैं या फिर जिम ट्रेनर्स हैं, एवरीबडी इज फोकस ऑन प्रोटीन, राइट? सो कार्ब्स कोई काम नहीं करता है, राइट? मेरा समझना ये ज़रूरी है, या हमारे व्यूअर्स का ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ प्रोटीन को ही इतना फोकस क्यों किया जाता है। न्यूट्रिशन तो हर चीज़ से चाहिए हमें। Absolutely. अगर हमें फॉर एग्जांपल 2000 कैलोरी चाहिए तो उस 2000 कैलोरी में ये नहीं है कि हम सिर्फ प्रोटीन से ही सारी कैलोरीज हम वो करें। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कार्ब्स नहीं खाना, वेट रिड्यूस करना, कार्ब्स नहीं खाना, तो ये कितना ठीक है कि कार्ब्स बिल्कुल बंद कर दो, सिर्फ प्रोटीन ही लो? मतलब इस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा और एलिब्रेट आप करेंगे तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। सो थोड़ा सा इससे एक स्टेप पीछे चलते हैं, समझते हैं कि प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स का रोल क्या होता है। ओके। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा, या फिर मोस्ट जो ट्रेन्ड एंड वेल इंटेंडेड कोचेज होंगे आपको कभी ये नहीं बोलेंगे कि कार्ब मत खाइए या फैट मत खाइए। प्रोटीन का बॉडी में बहुत सिंपल रोल है। प्रोटीन बॉडी में मसल का जो ब्रेकअप है, आप दिन भर में जो भी काम करते हैं उस सब की बॉडी में मसल में टियर होता है छोटे छोटे। अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो टियर ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, और प्रोटीन उसको रिपेयर करने में और आपके मसल को ग्रो करने में हेल्प करता है। प्रोटीन का ये बहुत बेसिक रोल है। प्रोटीन से आपका बाल, आपका नाखून, आपके स्किन, ये सब कुछ आपका जो है प्रोटीन नरिशमेंट से इंप्रूव होता है। अगर आप प्रोटीन डेफिशिएंट है तो इन चीज़ों पे भी असर पड़ेगा। प्रोटीन के इस रोल के अलावा कार्ब्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कार्ब्स आर वेरी वेरी क्विकली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड आर प्राइमरी एनर्जी सोर्स। अगर आप सफिशिएंटली कार्ब्स नहीं ले रहे हैं, आप दिन भर बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील करेंगे, और अगर आप बहुत लंबे टाइम तक कार्ब नहीं ले रहे हैं तो आप एक बहुत डिफरेंट जोन में जा सकते हैं जहां पर आप पूरा दिन टायर्ड रहना, अपनी बॉडी फंक्शंस को पूरा नहीं कर पाना, या फिर इससे और भी ज़्यादा लेवल आप बीमार हो सकते हैं। सीरियसली आपके बॉडी ऑर्गन्स काम करने में डेफिशिएंट हो सकते हैं। सो कार्ब भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। रही बात फैट की, बहुत सारे हमारे बॉडी ऑर्गन्स फैट से बने हैं। हमारा ब्रेन काफ़ी हद तक करीब करीब 40-50% फैट से ही बना है। हमारे बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, किडनी एक्सेट्रा, इन सबको फैटी लेयर्स प्रोटेक्ट करती हैं। सो फैट हमारे प्रोटेक्शन के बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। सो हर एक चीज़ का एक डिफरेंट रोल है बॉडी में। आप इसमें किसी भी चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। प्रोटीन के बारे में इतना कुछ हम इसलिए सुनते हैं क्योंकि एक तो इंडियन डाइट प्रोटीन डेफिशिएंट है, इसीलिए कोचेज अगर आपको सही इंटेंशन के साथ चले हैं आपके साथ तो वो आपको बताएंगे कि आप कैसे अपनी बेसिक प्रोटीन रिक्वायरमेंट पे आ सकते हैं। क्योंकि आप वो डे टू डे बेसिस पे नहीं लेते हैं तो इसीलिए आपको वो ओवरवेलमिंग लगता है और आपको लगता है कि कोई प्रोटीन के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहा है। कार्ब्स, एनीवे इंडियन डाइट इज कार्ब हेवी। हम लोग ये बहुत अच्छे टाइम पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही ICMR जो कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, उसने अपनी पूरी गाइडलाइंस अपडेट की हैं अबाउट योर फूड प्लेट, अबाउट द वे यू शुड हैव न्यूट्रिशन। ये गाइडलाइंस 1 डेकेड से ज़्यादा टाइम के बाद अपडेट हुई हैं। यानी पिछले 1 डेकेड से हिंदुस्तान में फूड को रिलेटेड इतने एवोल्यूशन हुए, हमारा फूड इतना चेंज हो गया, लेकिन इन गाइडलाइंस पे कभी कोई काम नहीं किया गया। तो स्कूल्स में हम बहुत आउटडेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, हमारे घर में बहुत आउटडेटेड चीज़ें पढ़ी जा रही हैं, जिससे कि इंडियन डाइट वाज ऑलवेज कार्ब हेवी, और इवन कल्चरली भी हमेशा ये कार्ब हेवी थी, और प्रोटीन का इसमें बहुत ही मिनिमल रोल था। डाइट के बारे में जो स्कूल सिखाते हैं या फिर जो सोसाइटी सिखाती है, उसमें एक बहुत बड़ा चीज़ ये भी होता है कि उस कंट्री में किस तरह का फूड अवेलेबल है। जब से इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हमारे यहाँ पर वीट, सीरियल्स,
और ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस में होने लगी। और जिस कंट्री में जिस तरह की डाइट अबंडेंस में अवेलेबल होती है, वही कहीं ना कहीं उस कंट्री के फूड प्लेट का हिस्सा बनती है। सो इसमें कल्चरल और इकोनॉमिक रीजन भी है। प्रोटीन हमेशा बहुत महंगा सोर्स रहता है कंपेयर टू कार्ब्स। अगर आप एग लेंगे, अगर आप दूध भी लेंगे, या फिर आप किसी और तरह का प्रोटीन, हमेशा सीरियल से आपको महंगा पड़ेगा। अ लॉट ऑफ पीपल कुड नॉट अफोर्ड दैट डाइट एंड देयरफॉर वो काफी नीचे था। लेकिन तीनों का अपना अपना रोल है। 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि आपके मिनरल्स होते हैं या आपके वाइटामिन होते हैं, वो भले ही बहुत छोटी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन उसका भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी हेल्थ में। So as we discuss about protein and carbs, so मुझे आज तक समझ नहीं आया, मेरे लिए फैट का मतलब है मोटा होना, right? So there is some terms, saturated fat, trans fat. So what does it mean? Plus हम उसको किस तरह से कंज्यूम करें? What is good fat? What is bad fat? देखिए, गुड फैट, बैड फैट, कई बार ना बहुत चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं होती उतना जितना कि सोशल मीडिया उनको बना देता है। टिपिकली अगर आपको अपना फैट इनटेक देखना है, सो किसी भी डाइट में सबसे पहले आपको, अगर आपको 2000 कैलोरीज मिली है, तो सबसे पहले आपको प्रोटीन प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। एक बार आपने वो टारगेट सेट कर लिया, उसके बाद आप कार्ब और फैट टारगेट को सेट कर सकते हैं। टिपिकली 35-40% ऑफ योर कैलोरी शुड कम फ्रॉम कार्ब वंस यू हैव सेटल्ड प्रोटीन। 35-40% कार्ब से लेने के बाद रेस्ट ऑफ द कैलोरी, जो कि 25 से 30% हो सकती हैं, वो आपकी फैट से आ सकती हैं। फैट्स लेने के लिए 3 फ्रॉम बॉटम, टॉप टू बॉटम 3 चीज़ें हो सकती हैं। यू आर हैविंग पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसे पूफा बोलते हैं। Then you have mono unsaturated fatty acids, and then you have trans fats. So highest quality of fat आपको मिल सकता है poly unsaturated fatty acids, जो कि आपके fish oil, आपके कुछ हद तक चिकन, कुछ हद तक एग्स या इस तरह के सोर्सेज में हो सकते हैं। ऑलमंड्स या इस तरह के नट्स भी आपको poly unsaturated fatty acids दे सकते हैं। इसमें omega 3 and omega 6 are 2 essential fatty acids, जो कि हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। इसीलिए आपको इसे अपनी डाइट से ही कंज्यूम करना पड़ेगा और आपको अपनी डाइट उस हिसाब से प्लान करनी पड़ेगी। उसके बाद सेकेंड लेवल पे आपका मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसके अंदर कि आप काफ़ी सारे और ऑयल्स एक्सेट्रा को ले सकते हैं। और देन लास्ट में आता है ट्रांस फैट्स। उसमें आप बहुत सारे जो फैट्स होते हैं, जैसे कि घी, तेल वगैरह, उसको जब हाइड्रोजिनेटेड किया जाता है, उस प्रोसेस के बाद जब वो बनते हैं तो ट्रांस फैट होते हैं। सो आप उसको रख सकते हैं, लेकिन ट्रांस फैट का कंजम्पशन जितना हो सके आप कम से कम कीजिए। आपको चिप्स, आपके कुकीज़ और ये सब चीज़ें जो होती हैं, मोस्टली ये ट्रांस फैट में बनती हैं और कुछ हद तक इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो सकते हैं। कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स खाएं। एसेंशियल फैट्स पहले पूरा करें। सो अभी मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, उसमें देयर इज़ अ गाय हु सेड घी अगर आप खाते हैं, घी इज़ अ फैट बर्नर, राइट? एंड एक बहुत फेमस डाइटिशियन है रिजुता, अगर आपने सुना होगा, वो करीना कपूर की वो हैं, डाइटिशियन है। तो शी एडेड घी इन हर डाइट, कि घी आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फैट। एज पर एज यू आर सेइंग कि ट्रांस फैट जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। सो हमें ट्रांस फैट नहीं लेना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? सो ऑल आई एम सेइंग इज प्रायोरिटाइज करना है। अब सबसे पहले पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को प्रायोरिटाइज कीजिए। एज फार एज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आजकल बोल रहे हैं चीज़ें, जैसे कि अपनी कॉफ़ी में बटर डालिए या घी डालिए, बिकॉज ये आपके फैट बर्न के लिए काम करेगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, फैट बर्न का प्रिंसिपल या फिर फैट लॉस का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। आपका एक डेली कैलोरी इनटेक है और डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर है बेस्ड ऑन योर हाइट, वेट, जेंडर एंड योर लेवल ऑफ एक्टिविटी। अगर वो डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर आपका 2000 है और आप 1800 या 1700 कैलोरीज ले रहे हैं, आप डेफिनेटली फैट लॉस करेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो आप कैसे खा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं, किस सोर्स से खा रहे हैं। अगर आप 2000 की जगह 2200 या 2300 कैलोरीज खाएंगे, आप डेफिनेटली फैट गेन करेंगे। सो बहुत सारे फैट्स की आप एक्स या वाई फूड को लेकर फैट बर्न फास्ट कर सकते हैं, एब्सोल्युटली मिथ है।
अगर कोई इनको सच बोलता है, आप मुझे कोई भी एक पीयर रिव्यूड स्टडी लाकर दिखा दीजिए जो कि 500-700-1000 लोगों पे की गई हो, तो मैं मान सकता हूँ कि शायद इसमें मेरा व्यू जो है गलत है। लेकिन ऐसी कोई स्टडीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। फिटनेस या फिर कोई भी और साइंस एविडेंस पर काम करता है। अगर आप आइंस्टीन के लॉ को आज भी टेस्ट करेंगे तो वो या तो सही निकलेगा या गलत निकलेगा। Okay, what do you think that are we still far away from understanding food? एब्सोल्युटली। आपको ये जान के बड़ा सरप्राइज होगा कि फूड के बारे में रिसर्च बहुत पहले से शुरू हुई। 1940 के आसपास साइंटिस्ट को ये समझ में आने लगा दुनिया भर में कि आपको फूड्स इन आइसोलेशन समझने की बजाय फूड पैटर्न्स को समझना पड़ेगा। यानी कि आप घी या तेल या चीनी को समझने के बजाय इंटायर डाइट को समझिए, तो आपको समझ में आएगा कि इंडिविजुअल्स की हेल्थ कैसे बेटर हो सकती है। जैसे कि अभी भी आपने बोला कि घी खाने से या कॉफ़ी में बटर डाल के लेने से आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी या फिर आपका फैट बर्न हो जाएगा। आपका फैट तभी बर्न होगा जब आपकी ओवरऑल कैलोरी, आपकी डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर से कम खाएंगे। आशीष, हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं उन्होंने हमें न्यूट्रिशन खाना नहीं सिखाया, फूड खाना सिखाया। मैं हरियाणा से हूँ, तो मैंने क्या देखा है कि हम लोग दही के साथ खीरा टमाटर बहुत ईजिली खा रहे हैं। बट अब मैं क्या रीड कर रही हूँ कि आप दही के साथ खीरा ले रहे हैं या खीरे के साथ टमाटर खा रहे हैं तो आप एक जहर खा रहे हैं। या घी पे हम लोग आजकल इतना फोकस कर रहे हैं कि लाइक हरियाणा में आज भी घी बहुत ज़रूरी होता है, मतलब हर खाने में आपको घी चाहिए। बट हम लोग घी से भाग रहे हैं कि यार रोटी पे घी नहीं चाहिए, इसमें घी नहीं चाहिए। तो फूड कल्चर वर्सेस न्यूट्रिशन साइंस में आप अपनी क्या ओपिनियन देना चाहेंगे, क्या डिफरेंसेस है? आई थिंक ये 2-3 क्वेश्चन है, मैं इनको एक करके आंसर करूंगा। सबसे पहले जो इस तरह की रील्स या डिजिटल कंटेंट आपको देखने को मिलता है कि एक्स चीज के साथ वाई चीज खाने से जहर है, इस तरह का कंटेंट अक्सर इसीलिए क्रिएट किया जाता है क्योंकि उसकी एक शॉक वैल्यू होती है। वो इसलिए दिया जाता है ताकि आप उसको उसके साथ एंगेज कर सकें, 10 लोगों को उसे फॉरवर्ड कर सकें। शायद उसको देने वाले के पास कभी ऐसे आपने देखा नहीं होगा कोई साइंटिफिक एविडेंस। अगर वो कभी बोले कि हमने 1000 लोगों पे टेस्ट किया और इस तरह का आउटपुट आया, इसीलिए अब किसी भी ऐसे एक रील के पीछे ऐसा कोई एविडेंस दिखाइए, मैं शायद उस ओपिनियन को कंसीड कर दूंगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। ऐसी 60 सेकेंड रील्स इसलिए बनाई जाती हैं ताकि एक क्रिएटर एंगेजमेंट पा सके। सो सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि हर क्लेम जो इंटरनेट पर मिल रहा है वो सही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपका था कल्चरल डाइट्स जो कि लॉन्ग टर्म से चली आ रही हैं वर्सेस आज जो हम खाना चाह रहे हैं। कल्चरल डाइट्स जब बनी थी उसमें बहुत चीजें सोची गई थी। सबसे पहली बात, किसी भी रीजन में कल्चरल डाइट वो होती है जो वहां पर अबंडेंटली मिलता है। सदर्न इंडिया आप जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा वहां पर राइस बेस्ड डाइट मिलेगी क्योंकि वहां पर राइस बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर आप पंजाब में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे, आपको सीरियल बेस्ड डाइट और मिल्क बेस्ड डाइट काफी मिलेगी क्योंकि वहां पर मिल्क अवेलेबल है। आप राजस्थान में जाइए, वहां पे डाइट बहुत अलग तरह की होगी। आप हरी सब्जियां ढूंढने को तरस जाएंगे क्योंकि हरी सब्जी के नाम पे वहां कुछ नहीं उगता है। सो वहां की डाइट बहुत अलग तरह से डिजाइन होती है। इसमें से कोई भी डाइट गलत नहीं थी कल्चरली, वो उस जगह पर अवेलेबल रिसोर्सेज को देखते हुए बनी थी। लेकिन आज हमारे पास रिसोर्सेज बेटर है, नॉलेज बेटर है और हमारा लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। सो हम सेम कल्चरल डाइट को फॉलो करके शायद बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे। इसके लिए हमें सीखना बहुत जरूरी है कि एविडेंस बेस्ड डाइट्स क्या है। सो आशीष, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने बोला कि कैलोरीज 2000 कैलोरीज अगर हम लोग लेते हैं और हम कैलोरीज कट डाउन करना शुरू कर दें हर रोज़ की, लाइक फॉर एग्जांपल 2000 ले रहे हैं, हम 1800 पे आ जाएं, हम 1800 की बजाय 1500 पे आ जाएं, और हम जैसे जैसे कैलोरीज कम करेंगे, क्या हम उसकी बजाय ज़रूरी है कि हम हेल्दी ही खाएं? हम कैलोरीज जंक फूड में भी तो खा सकते हैं, राइट? सो मेरा मतलब मैं ये समझना चाहती हूँ, एक ये चीज़ बोली जाती है कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए। अरे मैं जंक फूड खाऊं लेकिन मैं कैलोरीज उतना ही ले रही हूँ, तो ये कितना ठीक है? श्योर, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसमें क्यों नहीं जंक फूड खाना चाहिए? जंक फूड सबसे पहली बात तो आपको सैटिस्फैक्शन नहीं देता है। सो अगर आप सेम कैलोरीज का जंक फूड खाएंगे, शायद लेट्स से आपने पिज़्ज़ा खाया या फिर आइसक्रीम खाई या फिर कोई और चीज़ खाई, मॉडरेशन में ये सब कुछ अपने चार्ट के अंदर मैनेज करके खाया जा सकता है। लेकिन अगर आपने आइसक्रीम खाई, एक कोन आइसक्रीम का आपको 400 से 500 कैलोरी देगा, लेकिन आपकी भूख कितनी देर के लिए मिटाएगा? आप 20 मिनट के बाद फिर से भूख लगने लग जाएगी आपको। तो आप मोस्ट सर्टनली एट द एंड ऑफ द डे अपना
टोटल ओवरऑल जो कैलोरी बजट है, चांसेस है कि आप उसको एक्सीड कर जाएं। ऐसा ही सेम बहुत सारे और जंक आइटम्स के साथ भी आप लागू कर सकते हैं। बर्गर हो सकता है, वो टाकोस हो सकते हैं। ये सब हाई सैटिस्फाइटी आइटम्स नहीं हैं, इनको खाकर आप बहुत देर तक अपनी भूख को नहीं रोक सकते। लेकिन अगर आप प्रोटीन प्रायोरिटाइज करते हैं तो उसका एक फायदा आपको ये भी मिलता है, प्रोटीन आइटम्स सारे के सारे हाई सैटिस्फाइटी आइटम्स होते हैं, वो काफी देर तक आपको फुलनेस की एक फीलिंग देते हैं। देन यू ऐड कार्ब्स ऑन टॉप ऑफ इट, जो कि फिर से हाई सैटिस्फाइटी आइटम्स होते हैं। आप उनको, अगर आप गुड कार्ब्स ले रहे हैं तो आप उनको काफी देर तक उससे आप अपनी भूख को रोक पाएंगे। आप जंक भी खा सकते हैं, श्योर, आपका एट द एंड ऑफ द डे आप अगर आप बोलते हैं कि मैं तीनों मील जंक खाकर अपना फैट लॉस कर सकता हूं, श्योर आप लॉस कर सकते हैं, बट आप मसल बिल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में आपको अपना प्रोटीन ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। तो आपका मसल लॉस भी होगा, इवेंचुअली आपका वेट कम होगा, लेकिन साथ में आपका मसल भी कम होगा। शायद वो सही ट्रेड ऑफ नहीं है। इसीलिए बोला जाता है क्लीन प्रोटीन, कार्ब और फैट अगर आप अपनी डाइट प्लान में मैनेज करेंगे, आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे। अगर मसल लॉस होता है तो उससे बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है? मतलब लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा फैट लूज हो रहा है, राइट? बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि वो फैट बर्न नहीं हो रहा है, आपकी मसल लॉस हो रहा है। तो मसल लॉस जब होता है उससे आपकी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं? बहुत सारे इफेक्ट आते हैं। 30 इयर्स के बाद वैसे ही आपको नेचुरली हर साल मसल 1 to 2% लॉस हो सकता है, जिसको कि हम मेडिकल साइंस में सार्कोपेनिया बोलते हैं। ये बहुत नेचुरल लॉस है। अगर आप कोई और तरह से अपनी मसल को स्टिमुलेट नहीं कर रहे हैं, स्टिमुलेशन का मसल को बेस्ट तरीका होता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। उससे आपका मसल स्टिमुलेट होता है, ब्रेक डाउन होता है, और उसके बाद जब आप उसे अच्छा प्रोटीन से नरिशमेंट देते हैं, वो फिर से रिपेयर होता है और इम्प्रूव होता है। साइज में इम्प्रूव होगा, वो स्ट्रेंथ में इम्प्रूव होगा, उस तरह का मस्कुलर अडेप्टेशन होंगे। आप अगर ये नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी बोन ब्रिटलनेस बढ़ने लगेगी, धीरे धीरे आपका पोस्चर खराब होने शुरू हो सकता है, और लॉन्ग टर्म में बहुत सारे और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स भी आपको शुरू होंगे, क्योंकि मस्कुलर डेंसिटी इज क्लियरली रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ फॉर बोथ जेंडर्स। इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद योर ओवरऑल वेलनेस। फॉर एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक हार्मोन है, मेल हार्मोन है, ये आपका एक सेक्सुअल हार्मोन है, और साथ ही साथ यही वो हार्मोन है जो कि आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस को सपोर्ट करता है। इसीलिए आप कभी भी देखेंगे एक मेल एथलीट में और एक फीमेल एथलीट में मसल डेंसिटी में फर्क होगा। देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कि आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है और आपका सेक्स ड्राइव कैसा है। सो मेन एट अबाउट 35 to 40 years of age हैव अबाउट 350 से लेकर 478 नैनोग्राम पर डेसीलीटर इन देयर ब्लड एज टेस्टोस्टेरोन। मैं 36 इयर्स का हूँ, मेरा ये लेवल 500 के आसपास है, और ये लेवल इससे भी बेटर हो सकता है आपकी मसल डेंसिटी से। सो अगर कोई बोले कि मसल्स के क्या बेनिफिट है, बहुत क्लियरली डिफाइंड बेनिफिट है। एज यू टॉक अबाउट सेक्स ड्राइव, सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मास्टरबेशन करना फिटनेस के ऊपर कितना इफेक्ट डालता है? बहुत सारे इसमें लोगों का ये व्यू है, और ये व्यू इंटरनेट काफ़ी प्रोपोगेट करता है कि मास्टरबेशन करने से आपकी फिटनेस जर्नी पे फ़र्क पड़ सकता है। वैसे भी हमारी सोसाइटी में मास्टरबेशन को लेकर बहुत सारा गिल्ट और बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड है। एज लॉन्ग एज, एंड मास्टरबेशन इज़ अ वेरी वेरी नेचुरल एक्ट, जितना नेचुरल आपके लिए सेक्स है या फिर किसी और तरह का रिलेशनशिप है, मास्टरबेशन इज़ अ वे टू एक्सप्लोर योर बॉडी, एंड इट्स अ वेरी वेरी नेचुरल थिंग। हाँ, हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है जो कि स्टैंडर्डाइज नहीं है। आप दिन में एक बार करके फिट रहेंगे या 2 बार करके या 3 बार करके, ये आपको डिसाइड करना है। बट एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद अ डिसऑर्डर लाइक पॉर्न एडिक्शन, और या फिर आप किसी और तरह के मेंटल डिजीज से जूझ रहे हैं, उन सब चीज़ों के अंडर आकर के आप कर रहे हैं, इफ़ इट इज़ एन एन्जॉयबल एक्ट फॉर यू, इफ़ इट इज़ नॉट एक्सेस। अब एक्सेस डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, but as long as it is enjoyable act for you, don't be in any sort of guilt that it can have an impact in your fitness journey. There is no such evidence of masturbation impacting long-term fitness journey. So मेरा ये सवाल है, इसमें मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। So what is the difference between steroids and supplement? स्टेरॉइड एक काफ़ी वाइड टर्म है। कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि हम एक सर्टेन मेडिकल कंडीशंस में,
जब हम फेस कर रहे होते हैं, जैसे कि स्किन डिजीज़ या फिर और तरह के आपको डिजीज़ हों जिसमें डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस इन्फ्लेमेशन को या उस तरह के सिम्टम को कम करने के लिए। बट जो स्टेरॉइड फिटनेस की दुनिया में ज़्यादा जाने जाते हैं, जिनको लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, कुछ लोग उसे जूस बोलते हैं, कुछ है उसे रॉइड बोलते हैं, पल्प बोलते हैं, और भी बहुत तरह के कोड नेम इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, वो इन सम और द अदर वे दे काइंड ऑफ ट्राई टू क्रिएट अ सेंस ऑफ आर्टिफिशियल परफॉर्मेंस हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन या इस तरह की चीज़ें, सो दैट आपका एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में फिटनेस बेटर निकल करके आए। कुछ सारे स्पोर्ट्स में शॉर्ट टर्म में एक लिस्ट होती है जो कि अलाउड है एज अ परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग, लेकिन एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि परमिटेड नहीं है। और अब ये उस लिस्ट और बहुत क्लोजली रेगुलेट होने लगी है सारे स्पोर्ट्स में, उस वजह से ऐसे इंसिडेंट्स में कमी आई है। लेकिन एक एलीट स्पोर्ट के नीचे जो बहुत बड़ा एक लेवल है जो कि जिम्स हो गए अपने आसपास के, या फिर जो लोग अभी एस्पायरिंग एथलीट हैं, वो इन सब से बच पाए, ये उसके लिए बहुत मुश्किल होता है ये जानना कि क्या सही है क्या गलत है, क्या जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ वो एक रेगुलेटेड लिस्ट के अंदर है या बाहर है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप होता है एक्सप्लॉयटेशन का, क्योंकि बहुत सारे जिम में कोचेज़ आपको स्टेरॉइड का लालच देंगे कि आप बहुत जल्दी से अपनी बॉडी बना सकते हैं, या अगर आप किसी स्पोर्ट में एक गोल अचीव करना चाह रहे हैं तो मैं बहुत जल्दी से अचीव करा सकते हैं। ये यंगस्टर्स के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टेरॉइड आर नॉट योर लॉन्ग टर्म पार्टनर फॉर हेल्थ एंड परफॉर्मेंस। इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और कुछ जो बहुत ही परमिटेड स्टेरॉइड्स हैं या परमिटेड परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स हैं, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल और अदर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर एंड देयर ट्रेनर उसको यूज़ किया जाता है। तो जितना हो सके इन सब चीज़ों से बच के रहें, ट्राई करें एक क्लीन फिटनेस जर्नी को अपनी जिएं, एंजॉय करें। अगर आपको अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है तो फिर से अपने परफॉर्मेंस स्पेशलिस्ट के साथ बात कीजिए, अपने कोचेस के साथ बात कीजिए, जो भी पर्टिकुलर स्पोर्ट आप खेल रहे हैं उससे रिलेटेड अपने डॉक्टर के साथ बात कीजिए। सेल्फ मेडिकेट करने की या फिर शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। आशीष, जैसा मैं आजकल देख रही हूँ बहुत सारे वीडियोस आजकल वायरल हो रहे हैं कि कोई भी जिम में डेथ हो गई वाइल डूइंग एक्सरसाइज, वाइल पुलिंग सम वेट्स। सो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न स्टेरॉइड्स या एक्सेसिव सप्लीमेंट्स या फिर एक्सेसिव वेट, उस चीज़ का रीज़न क्या है, या फिर ये फेक है? बहुत सारी तरह की वीडियोस लोग मुझे भी सोशल मीडिया पर भेजते हैं जिसमें जिम में वर्कआउट करते करते किसी को हार्ट अटैक हो गया या फिर कोई गुजर गया, इस तरह की वीडियोस भेजते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि इसकी क्या वजह है। इस तरह का कंटेंट, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, शॉक वैल्यू पैदा करने के लिए, उसको वायरल कराने के इंटेंशन से डाला गया होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में लेटे लेटे वो ठीक ठाक लेटे थे और सुबह तक उनको कुछ हो जाता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो रोड पर निकलते हैं और रोड एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि डायबिटीज़ और इस तरह की और सब बीमारियाँ, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, इससे मरने वाले कहीं ज़्यादा हैं बजाय कि जो लोग जिम में मर रहे हैं। जिम में किसी का मरना उतना ही नेचुरल हो सकता है जितना किसी का अपने घर पर लेटे लेटे या बाथरूम में कोलैप्स होकर मर जाना। इनको किसी रीजंस के साथ अभी तक एसोसिएट नहीं कर सकते क्योंकि इस पर स्टडीज़ नहीं है। अगर इसको एसोसिएट करना भी होगा तो इसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। उस जिम का किसी कंजेस्टेड एनवायरनमेंट में होना, वहाँ पर वेंटिलेशन या एयर कंडीशनिंग का ना होना, उस इंसान का बहुत रेगुलरली अपने वर्कआउट्स को पेस नहीं करना यानी कि रिकवरी में टाइम नहीं लगाना। अगर आप वर्कआउट करते जाएंगे और उसको रिकवर नहीं करेंगे मसल को, तो फटीग बिल्ड हो सकता है। न्यूट्रिशन ठीक ना होना, इस तरह के बहुत सारे और रीज़न हो सकते हैं। या फिर हो सकता है इनमें से कोई भी रीज़न नहीं हो, वो उतना ही नॉर्मल हो जितना कि किसी का अपने घर में बिस्तर पर लेटे लेटे मर जाना। इस सब चीज़ों को लेकर फियर फैक्टर क्रिएट करना बहुत ही गलत है। ट्रस्ट मी, मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट कोविड से ज़्यादा लोग हर साल डायबिटीज़ से मरते हैं। एक साल में कोविड से जितने लोग मरे उससे ज़्यादा लोग डायबिटीज़ से मरे और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से मरे। कुछ चीज़ें बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं बट उनका शॉक वैल्यू बहुत बड़ा होता है। जैसे आपने बोला कि डायबिटीज़, सो ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया इज़ अपकमिंग नंबर 1 country if we talk about diabetes. It is It's a diabetes diabetes capital. हाँ, so what is the reason of behind it?
आई थिंक इसके काफ़ी सारे रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया एक इमर्जिंग नेशन है और आई थिंक इमर्जिंग नेशंस में सबसे ज़्यादा तेज़ इकोनॉमिक प्रोग्रेस पिछले 20-25 साल में इंडिया में ही हुई है। जब इतनी तेज़ इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है तो लाइफस्टाइल में भी काफ़ी सारे एवोल्यूशन होते हैं और उस वजह से हमारे डाइटरी पैटर्न्स, उस वजह से हमारी दिनचर्या वगैरह जब चेंज होती है तो इंडिया में वो सब चीज़ें बहुत 10-15-20 साल में हुई है और उस वजह से बहुत सारा जंक फूड हमारे खाने में जुड़ चुका है। हेल्थ केयर सर्विसेज अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है और एक यंग नेशन है इंडिया कंपेयर टू सम ऑफ द अदर डेवलप्ड नेशन जहाँ पर की पॉपुलेशन उतनी यंग नहीं है। तो इस पॉपुलेशन के उस लाइफस्टाइल को अडेप्ट करने और उस तरह के जंक फूड को अडेप्ट करने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। एंड ऑब्वियसली बीइंग अ लार्ज पॉपुलेशन बेस, हमारे यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग डायबिटीज़ और तरह के नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के इस टाइम फेस कर रहे हैं। तो do you think it is also because of the penetration of lot of food giants who serve junk food और उनका penetration generally देखा गया कि emerging countries में बहुत ज़्यादा होता है? You feel that is one of the reasons? That is absolutely the reason because जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है तो बहुत सारे मल्टीनेशनल ब्रांड्स ग्रो होंगे जो कि आपको जंक फूड सर्व करेंगे। बहुत सारे होममेड ब्रांड्स भी होंगे जो कि आपको जंक फूड सर्व करेंगे। आज की डेट में बहुत सारे ब्रांड अपने को हेल्दी बोल करके बेचते हैं, लेकिन अगर आप उनको थोड़ा डीप डाउन स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो हेल्दी नहीं है, वो सिर्फ लेस हार्मफुल है। यानी कि अगर किसी ने अपना ट्रांस फैट लेवल 1% 2% कम कर दिया या फिर अपने शुगर 20-25% कम कर दिया अपने खाने में, तो वो हेल्दी नहीं बन गया, वो अभी भी जंक है, वो थोड़ा सा कम अनहेल्दी हो गया या कम डेंजरस हो गया आपके लिए। जैसा कि अभी हम सुन रहे हैं कि पेप्सी अपने लेज में अब पाम ऑयल को रिप्लेस करने वाला है या फिर बॉर्नविटा ने शुगर का क्वांटिटी कम किया। शुगर क्वांटिटी कम करने से या फिर पाम ऑयल की जगह सनफ्लावर ऑयल डालने से उनका पूरा का पूरा जो प्रोपोजिशन है वो सडनली आपके लिए हेल्दी नहीं हो गया है, वो आपके लिए सिर्फ कम हार्मफुल हुआ है। अगर आप अभी भी उसको ना ही कंज्यूम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे बोला जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग आप 12 घंटे या 16 घंटे की करनी चाहिए या 10 घंटे की करनी चाहिए। तो मुझे ये समझना है कि अगर मैं ये फास्ट करूं तो कितने बजे से कितने बजे के बीच में करूं और क्या एग्जैक्टली टाइम उतना मैटर करता है इस चीज़ में। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं उस टाइम फ्रेम के अंदर, जैसे मैंने 16 घंटे में अगर मैंने कवर किया कि आज मैंने 16 घंटे किया तो मैंने 12 घंटे में ख़त्म कर दिया, तो कितना इंपॉर्टेंट है कि मैं 16 आवर्स ही करूँ। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक डाइट नहीं है, एक डाइटिंग मेथड है। यानी कि आप अपनी टोटल कैलोरीज को एक विंडो कम कर देते हैं विद एन अजम्पशन कि अगर मैं कम टाइम में खाना खाऊंगा तो शायद मैं अपनी कैलोरीज को, ओवरऑल कैलोरीज को कम कर पाऊंगा और मैं फैट लॉस जर्नी को एक्सपेडाइट कर सकता हूं। बहुत स्टडीज हुई हैं इस पर। कुछ लोग अपनी जर्नी में सक्सेसफुल भी रहते हैं शॉर्ट टर्म में, या शायद थोड़ा मिड टर्म में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, और काफ़ी लोग सक्सेसफुल नहीं भी हो पाते। उन सब रिसर्चेस का एक कॉमन कंक्लूजन ये बनता है कि एज लॉन्ग एज आपका टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर डेली जो है आप उससे कम खा पा रहे हैं, इट डज नॉट मैटर कि आप वो विंडो 8 घंटे का हो, 12 घंटे का हो, 16 घंटे का हो या 24 घंटे का हो। तो इसीलिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसी चीज़ों पर तभी काम कीजिए अगर आपके लिए कन्वीनियंट है। आप ये सोचकर इंटरमिटेंट फास्टिंग मत कीजिए कि ऐसा करने से आप कैलोरीज रिड्यूस कर पाएंगे। अक्सर जब लोगों को लॉन्ग टर्म में ये करना पड़ता है तो उनकी फूड क्रेविंग्स बढ़ सकती हैं और वो 1 या 2 मील्स में ही अपनी कैलोरीज को एक्सीड कर सकते हैं। वो और अलग अलग तरह की बैड फूड रिलेशनशिप्स डेवलप कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा जंक खाना, क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होना या उस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज आई सेड अर्लियर इज आप अपनी ओवरऑल कैलोरीज को ट्रैक कीजिए, आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना है, और आप उससे रिड्यूस कीजिए अपनी कैलोरीज को। अगर आप फैट लॉस की बात कर रहे हैं, अगर आपका गोल मसल गेन है तो आप उसमें 10% के आसपास अपनी कैलोरीज बढ़ा सकते हैं और आप उस गोल की तरफ काम करने लगेंगे। विंडो आपकी 8 घंटे की हो, 12 घंटे की हो, 16 घंटे की हो, इस बारे में क्लियर एविडेंस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आशीष, व्हाट आर टॉप फिटनेस मिथ? आई थिंक इस पर एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन की बजाय एक किताब लिखनी चाहिए, या शायद 4-5 किताबें लिखनी चाहिए, क्योंकि
इतने सारे मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में फिटनेस से रिलेटेड। मैं कुछ काफ़ी जो फ़नी मिथ भी हैं उनको कवर करना चाहूँगा। बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी फैट लॉस जर्नी को एक्सपेडाइट करने के लिए पंखा, एसी या और किसी भी तरह का वेंटिलेशन बंद करके वर्कआउट करना पसंद करते हैं, बिकॉज ऑफन ये समझा जाता है कि मोर स्वेट इज इक्वल टू मोर फैट लॉस। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वेट सिर्फ एक मैकेनिज्म है आपकी बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करने का। उसके थ्रू बॉडी रेगुलेट करती है कि आप टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट के साथ खुद को एडजस्ट कर सके। इसीलिए नॉर्मल कंडीशन में आपको सर्दियों में कम पसीना आता है, गर्मियों में ज़्यादा। कुछ लोगों को पसीना दूसरों से ज़्यादा आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन उनका बॉडी कैसे उनके टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। तो इसका फैट लॉस से कोई कनेक्शन नहीं है। कुछ लोग इसको और आगे ले जाते हैं और अपनी बॉडी पर आयोडेक्स लगाकर या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगा करके वो करने। ये बहुत कॉमन है जिम्स में कि लोग बॉडी पर आयोडेक्स लगा करके, या एक टाइम में आपको याद होगा तो टीवी पर सोना बेल्ट चलती थी जो कि कहती थी कि दूरदर्शन पर या फिर और भी बहुत सारे स्पेशल चैनल्स थे जहाँ पर सोना बेल्ट चलती थी। उनका प्रपोजिशन था आप कुछ मत कीजिए, इस बेल्ट को आधा घंटा लगा लीजिए, आपको इतना पसीना आएगा कि आप फैट लॉस करने लगेंगे। सो आपको वो बॉडी में गर्मी भेजेगा, बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करेगी, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कोशिश करेगी और उससे आपको पसीना निकलेगा। लोगों को अक्सर लगता है फैट बर्न इज अ लिंग्विस्टिक टर्म, जिसमें लोग तो अगर आप इसे गर्म करेंगे तो ये बर्न होगा। ये वैसा नहीं है। नहीं तो आप शायद इसको और ज़्यादा टेम्परेचर में बैठ सकते हैं और मे बी आपको कुछ बेटर बेनिफिट्स मिले। आप शायद पूरा दिन सन में खुले घूमिए, गर्मी में आप जल्दी फैट लॉस कर लेंगे। तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। इसके अलावा काफ़ी सारे और मिथ्स हैं जो हमने पहले भी कुछ पीसेज में बात की है, बट फिर से, जैसे कि विमेन शुड नॉट लिफ्ट वेट, विमेन के लिए कार्डियो है, या फिर जो जिम में पिंक वाले डंबल्स होते हैं जो कुछ 1-1 किलो के डंबल्स होते हैं, ये औरतों के लिए है। जिम में मैं एक चीज़ देखकर बहुत खुश होता हूँ कि आज की डेट में क्राउड में काफ़ी सारी औरतें भी होने लगी हैं, लेकिन फिर ये देख के दुख होता है कि जिम में, किसी भी जिम में 10, 12, 15 ट्रेडमिल्स होती हैं, लेकिन एक स्क्वाट मशीन होगी, एक बेंच प्रेस मशीन होगी और एक ही कोई और मशीन होगी जो कि पुलअप के लिए यूज़ हो सकती है। यानी कि जिम्स डिज़ाइन ही इस हिसाब से हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ज़्यादा से ज़्यादा औरतें खासकर कार्डियो कर सकें। सो इन अ वे आप बाय डिज़ाइन बना रहे हैं कि औरतों के लिए कार्डियो और मर्दों के लिए वेट लिफ्टिंग। ये बहुत बड़ा मिथ है। इसके बाद प्रोटीन से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं। बहुत सारे मिथ्स हैं कि वाइट फूड अगर आप खाएंगे, जैसे कि चावल हो गया, जैसे कि मैदा हो गया, जैसे कि शुगर हो गया, तो ये आपकी फैट लॉस जर्नी को इम्पैक्ट करेगा। ये बहुत बड़े मिथ हैं और ये मिथ सिर्फ इसलिए बने हैं क्योंकि आपने चीज़ों को ओवर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी, या फिर कहीं आपने रील्स में हुक ढूंढने की कोशिश करी तो आपने वाइट चीज़ों को क्लब कर दिया और सारी की सारी वाइट चीज़ों को डेमोनाइज कर दिया। इनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। अगेन सेम थिंग, एज लॉन्ग एज यू इक्वेट योर कैलोरीज, आपका जो एक टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर था और आप उससे कम खाएंगे, आपका फैट लॉस होगा। आपको सारी चीज़ें अपने उसी डाइट प्लान में एडजस्ट करनी पड़ेगी। मोस्ट सर्टनली ग्रेन्स आपको लेने चाहिए, मोस्ट सर्टनली प्रोटीन आपको लेना चाहिए, जिसके रेशियो के बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ। और आपको इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस बहुत लंबे समय तक फॉलो नहीं करनी चाहिए, जो कि आप लाइफ लॉन्ग फॉलो नहीं कर सकते। अगर कोई प्लान लाइफ लॉन्ग फॉलो नहीं हो सकता तो वो सस्टेनेबल नहीं है। वो शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट दे सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में वो आपकी फूड रिलेशनशिप बिगाड़ सकता है। अगर वो और ख़राब हो जाए तो वो आपको ज़िंदगी भर के लिए डीमोटिवेट कर सकता है फ्रॉम योर फिटनेस जर्नी। इट कैन हैव वेरी वेरी रॉन्ग इम्पैक्ट्स। इट कैन ऑल्सो क्रिएट बॉडी इमेज इशूज़। अगर आपने अपनी फैट लॉस जर्नी कई बार अटेम्प्ट की, फेल हुए, फिर से अटेम्प्ट की, यू कैन ऑल्सो गेट इन टू अ वेरी वेरी नेगेटिव जोन। So make your life simple, follow some very very basics, figure out what is your total daily energy expenditure, reduce from it 200-300 calories अगर आप फैट लॉस की तरफ जा रहे हैं, add to it अगर आप मसल गेन की तरफ जा रहे हैं, and work out 5 to 6 times a week, maybe even 4 to 6 times a week depending on आपकी availability, कितना टाइम है आपके पास, and बाकी अपनी लाइफ आप enjoy कर सकते हैं। So what do you prefer, yoga or resistance training or any other form of exercise? बहुत सारे लोग इस शायद उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे, उनको बहुत सारे इसमें विवाद होंगे। योगा हमारी संस्कृति का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन जब बात आती है योगा के इम्पैक्ट की आर ओवरऑल वेल बीइंग पे, स्पेसिफिकली मसल डेवलपमेंट पे, एविडेंस बहुत वीक है या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता है।
So yoga is good for your muscle mobility. It is also to some extent good for your mental health because you feel good about it. And that's about it. If you want to develop your muscle, if you want to improve your longevity based on evidence, you'll have to do resistance training. अब मैं यहाँ पर योगा को बिल्कुल कंप्लीटली डिस्कार्ड नहीं करूँगा क्योंकि योगा एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है। बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मतलब आप बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, योगा का ये फ़ायदा है, ये बेनिफिट्स है और जिम जाने का ये है, बट बच्चों को हम जिम नहीं भेज सकते, तो उनके लिए हम योगा स्टार्ट करें या उसके अलावा कोई और उनके लिए वर्कआउट है जो वो कर सकते हैं और उनके लिए अच्छा रहेगा? देखिए, बच्चे अगेन एक बहुत बड़ा स्फीयर है। बच्चे जब टॉडलर्स होते हैं तभी से वो चलना फिरना और कुछ कुछ तरह के फिजिकल एक्टिविटीज शुरू कर देते हैं। वहाँ से फिर वो जब ग्रो करते हैं वो धीरे धीरे एडोलसेंट लेवल तक आते हैं और फिर उसके बाद और टीन्स लेवल तक आते हैं। सो इन द टॉडलर फेज उनके बहुत सारे मोटर कनेक्शंस बन रहे होते हैं, माइंड मसल कनेक्शन इम्प्रूव होता है और वो चीज़ों को पकड़ना, चलना, स्पीड से चलना या फिर सर्टेन बॉडीली मूवमेंट सीखते हैं। उस स्टेज पर आपको उस जर्नी को सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद भी आप बहुत सारे और स्पोर्ट्स हैं जिनमें आप बच्चों को डाल सकते हैं जिससे कि उनके सोशल स्किल्स इंप्रूव हों, जिससे उनका वो मोटर कनेक्शन और स्ट्रांग हो सके, वो टीम वर्क सीख सके और इस तरह की चीज़ें। उस टाइम पर आप धीरे धीरे उनको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अबाउट 10-11 ईयर्स ऑफ एज लोगों को अक्सर लगता है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से आपकी हाइट कम हो जाएगी। ट्रस्ट मी, इस बारे में एविडेंस बहुत 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 वीक है। जो भी स्टडीज़ हुई है वो बहुत ही छोटे कोहॉर्ट पर हुई है। जहाँ तक बच्चों में योगा का सवाल है, योगा जैसे कि मैंने कहा एक पूरा लाइफस्टाइल है जिसके थ्रू आप बच्चों को डिसिप्लिन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थॉट, हैविंग अ सर्टेन फर्म बिलीफ, एग्जीक्यूटिंग योर गोल्स ऑन अ डे टू डे बेसिस, मोबिलिटी और ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं। सो योगा इज़ अ कंप्लीट लाइफस्टाइल जिसको आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन एज फार एज बच्चों का फिजिकल ग्रोथ इज कंसर्न, फिजिकल फिटनेस इज कंसर्न, यू विल हैव टू फोकस ऑन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग and maybe some other form of sporting activities that help them develop those social skills as well. Okay. And I think Ashish, you are a beautiful example क्योंकि हमने आपके बारे में जाना है कि आपकी 4 साल की बेटी को आपने 16 किलोमीटर का ट्रैक करवाया है। मतलब how did you make it possible for that little girl? मतलब मुझे तो सोच के मैं तो 4 किलोमीटर तक ना चल पाऊँ और आपने 4 साल की बेटी को 16 किलोमीटर चला दिया। आई थिंक बच्चों में पोटेंशियल जितनी हम सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा होती है। कई बार हम बच्चों की पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता है कि हम अपने बच्चे को, हमारा बच्चा मानता ही नहीं है एक सर्टेन चीज़ के लिए, वो टीवी के लिए बहुत जिद करता है या फिर वो जंक फूड के लिए जिद करता है। कहीं ना कहीं बच्चे हमारी रिफ्लेक्शन होते हैं। हम उनको जैसा इन्वायरमेंट देंगे, जिन चीज़ों से इंट्रोड्यूस करेंगे, बहुत जल्दी से उसे पिक करते हैं। मेरे बच्चा 3 साल की एज में भले ही वो सही नहीं कर पाती थी बट उसने पुशअप पिक करने शुरू कर दिए थे। नी पुशअप वो कर सकते थे 3 साल में। 4-4.5 साल की एज में वो स्प्रिंट करने लग गई थी मेरे साथ। धीरे धीरे शुरू कर दिया था और तभी मुझे लगा त्रियोन ट्रैक, जो कि काफ़ी आसान ट्रैक है एडल्ट्स के लिए, 8 किलोमीटर के आसपास का पड़ता है वो बेस से, उस पर ले जाकर देखते हैं। और थोड़ा थोड़ा बीच में चैलेंजेस आए बट एज अ चाइल्ड बट वो बहुत क्यूरियस भी थी कि ये क्या है। ट्रैक पर बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें, जैसे उसने कभी बर्फ़ नहीं देखी थी ज़िंदगी में, सो वो देखने को उसे मिली। उसने कभी इस तरह का ट्रैक नहीं किया था। ऑल्दो मैं उत्तराखंड से आता हूँ और हम लोग काफ़ी पहाड़ में आना जाना करते रहते हैं, लेकिन इतना लंबा ट्रैक नहीं किया था कभी उसने। सो उसने बहुत आराम से उसको कंप्लीट कर लिया। 8 किलोमीटर एक दिन जाना, लास्ट का 1-1.5 किलोमीटर काफ़ी डिफिकल्ट भी था क्योंकि बर्फ़ पड़ी हुई थी, फिसल रहा था और बच्चे के लिए कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल है। और अगले दिन फिर वापस से 8 किलोमीटर, सो 16 किलोमीटर बहुत आराम से पूरा किया। आज मेरी बच्ची 5 साल की है और उसे क्लियरली पता है कि प्रोटीन रिच फूड क्या होता है, जंक फूड किसे बोलते हैं। साथ के साथ उसमें इतना धैर्य है, इतनी समझ है कि वो जंक फूड को ना कर सकती है। ये बहुत हिम्मत की बात है 5 साल के बच्चे के लिए, जबकि हम अडल्ट्स कई बार इस चीज़ में फेल होते हैं। सो अगर आप सही हैबिट शुरू से ही बिल्ड करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको उसके अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। आशीष, कुछ ऐसा हो सकता है कि हम एक्सरसाइज भी ना करें और डाइट प्लान भी ना करें लेकिन स्टिल हमारा टमी अंदर हो जाए? आप आयोडेक्स लगा के देख लीजिए। नहीं, बट आशीष, कई लोग ऐसे भी देखा जाए कि यार बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं वो अपनी
आपको नहीं, तो वो अपने बॉडी के साथ इतना खिलवाड़ करते हैं भाई। जैसे उनके जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो अभी हैव हर्ड कि वो 2-3 चम्मच पानी में रहते हैं, तो वो कितना आपको लगता है कि सही है कि यार एक तो चलो आप अपनी बॉडी के साथ, आपको लगता है कि अत्याचार कर रहे हैं भाई, कि वो आपके एब्स दिखने चाहिए, वो आपकी बॉडी दिखनी चाहिए, हाउ जस्टिफाइड इज दैट? आपको नहीं लगता कि कॉर्पोरेट में जो लोग काम करते हैं वो अपनी बॉडी के साथ अत्याचार कर रहे हैं, कि वो 40-50 किलोमीटर डेली ट्रैवल करते हैं, एक ही कुर्सी पर 12 घंटे बैठते हैं, अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सो हर कोई इंसान लाइफ में एक सर्टेन ट्रेड ऑफ करता है। अगर मैं इसको किसी और स्पोर्ट्स से समझाऊं, क्योंकि आपने एक स्पोर्ट्स से संबंधित सवाल पूछा है, बहुत सारे लोग फास्ट बॉलर बनते हैं। उनको पता होता है कि उनका करियर स्पैन बहुत छोटा होगा, क्योंकि फास्ट बॉलिंग आपकी बॉडी पर काफ़ी टोल डालती है, आपके शोल्डर पर, आपकी बैक पर, आपके नीज पर। उनको पता है कि एलीट लेवल पर उनका करियर बहुत छोटा होने वाला है, लेकिन वो लाइफ में वो ट्रेड ऑफ करते हैं कि मुझे इस टाइम के लिए अपना पीक परफॉर्मेंस देना है, और उसका जो ट्रेड ऑफ मेरी बॉडी को झेलना पड़ेगा, मैं उसके लिए रेडी हूँ। बहुत सारे फास्ट बॉलर्स की एग्जाम्पल है। सिमिलरली बहुत सारे क्रिकेटर्स या और भी बहुत सारे स्पोर्ट्समैन तरह तरह की इंजरीज का शिकार होते हैं, लेकिन उनको पता है कि इसे रिहैब और रिकवर कैसे करना है। बॉडी बिल्डर्स को पता है वो क्या कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर डे पे स्टेज के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो एक ट्रेन्ड डाइटिशियन, ट्रेन्ड ट्रेनर, डॉक्टर्स के साथ काम करके अपने आप को उस स्टेज के लिए प्रिपेयर करते हैं। उसके ट्रेड ऑफ्स भी वो जानते हैं। एक बहुत बड़ा इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। रॉनी कॉलमैन मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं 7 बार या 8 बार शायद मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं। आज की डेट में उनको बहुत ज़्यादा मोबिलिटी चैलेंजेस हैं। वो अभी 60 साल के हुए नहीं हैं और उनके नीज़ में मल्टीपल ऑपरेशंस हो चुके हैं। उनसे बहुत रिसेंटली पूछा गया था कि क्या वो अगर लाइफ में दोबारा करने को मिलता तो वो ये ट्रेड करते, अपनी बॉडी को कॉम्प्रोमाइज़ करना, बैक ऑपरेशंस, मल्टीपल नी ऑपरेशन, क्या वो ये सब करते? उनका आंसर था यस, आई हैड अ सर्टेन गोल इन माइंड, और मुझे पता था इससे क्या ट्रेड ऑफ होंगे, इसकी मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। आई वॉज रेडी फॉर इट। एंड आई थिंक ये हम किसी भी करियर में करते हैं। सो जस्ट टेक इट लाइक दैट। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके लिए वर्कआउट करने के साइड इफ़ेक्ट्स और बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? बिकॉज बेनिफिट्स की तो हम सब बात करते हैं, लेकिन कोई साइड इफ़ेक्ट्स की बात नहीं करता। देखिए, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसको ये समझना ज़रूरी है कि उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या रही है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या किसी और वर्कआउट के साथ। अगर आपकी पास्ट हिस्ट्री है तो आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऑलमोस्ट अपने 3rd ट्राइमेस्टर के भी हाफ पार्ट तक आराम से कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 20 से 24 वीक तक भी ऐसे बहुत एथलीट्स देखे गए हैं जो कि बहुत आराम से अपनी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर पा रहे थे, और उसके बाद उन्होंने वॉल्यूम को रिड्यूस किया या स्लो डाउन किया। लेकिन अगर आपकी कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है और सडनली आप प्रेगनेंसी के 1st ट्राइमेस्टर में आके सोचें कि अभी मैं बहुत हैवी लोड के साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शुरू कर दूंगा, तो ऐसा करना थोड़ा चैलेंजिंग होगा और आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डॉक्टर की एडवाइस से क्लियर होने के बाद आप अपने फिटनेस ट्रेनर के साथ एक लो इंटेंसिटी प्लान बना सकते हैं, जिसमें आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग या उस तरह की और एरोबिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड करके अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकते हैं। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अक्सर प्रेगनेंसी के टाइम में लोग ये नहीं बताते कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को अपनी डाइट में किस तरह से चेंज करने चाहिए। एक ब्रॉड अम्ब्रेला एडवाइस होती है कि खूब खाओ, जम के खाओ, दबा के खाओ, घी खाओ और बहुत सारे नट्स खाओ वगैरह वगैरह। अक्सर इस एडवाइस का इम्पैक्ट ये होता है कि एक तो नेचुरली प्रेगनेंसी में आपके एम्ब्रियो को सपोर्ट करने के लिए बॉडी वेट गेन करती है, फैट गेन करती है, मसल गेन करती है। उसको सपोर्ट करने के लिए आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आता है, बिकॉज आपका एम्ब्रियो जैसे जैसे बड़ा होता है आपकी बॉडी में स्पेस बनाता है वो। लेकिन जो आपने ये एडिशनल कैलोरीज बिना किसी मेजरमेंट के खाना शुरू कर दिया, ये ऑन टॉप ऑफ इट है। और आपके लिए जब आपकी प्रेगनेंसी खत्म होगी, आप डिलीवर कर चुके होंगे, इसको निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। या शायद बहुत केसेस में देखा जाता है कि उसके बाद लेडीज एक्सेप्ट कर लेती हैं उस तरह की बॉडी को एज अ फेट कि अब तो ये होना ही है, और सब लोग भी बोलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, हाँ ये तो ऐसा होना ही है। ये बहुत ही मैनेजेबल है। आप अपनी डाइट, अपनी प्रेगनेंसी के 1st ट्राइमेस्टर में अगर आप सेम क्वांटिफाइड फूड लें जो कि आप पहले से ले रहे थे, जो कि आपकी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर के आसपास ही होगा, बहुत आराम से आप अपना 1st ट्राइमेस्टर मैनेज कर सकते हैं। 2nd ट्राइमेस्टर से आप करीब 3 से 350 कैलोरीज इंक्रीज कर सकते हैं। 3rd ट्राइमेस्टर में आप 4 से 450 कैलोरीज इंक्रीज कर सकते हैं,
जब आप ये इंक्रीज करेंगे आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप प्रोटीन भी उसी तरह से बढ़ा रहे हो, आप उसी तरह से हेल्दी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ले रहे हो, कार्ब भी इंक्रीज कर रहे हो, सो दैट आप अपनी प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर पाएं, उस बढ़ते हुए एम्ब्रियो के लिए सफिशिएंट न्यूट्रिशन जनरेट कर पाएं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस पूरी अप्रोच की मदद से आप एक प्लान डिजाइन करके अपनी प्रेगनेंसी को भी हेल्दी रख सकते हैं और प्रेगनेंसी के बाद आप जल्दी से जल्दी अपनी प्री प्रेगनेंसी हेल्थ को रिस्टोर कर सकते हैं और एक हेल्दी मदरहुड को एंजॉय कर सकते हैं। आशीष, क्या आप ये बता पाएंगे कि अगर किसी का वर्कआउट हिस्ट्री नहीं रहा है, ठीक है, और वो कंसीव करने जा रहा है, जैसे आपने बताया कि प्रेगनेंसी में तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, बट वो कंसीव करने जा रहा है, तो वो लेडी कितने टाइम पहले, मतलब कितना गैप रखे कि वो अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दे? बट पहले उसका नहीं रहा हिस्ट्री, बट अब उसको स्टार्ट करना है कंसीव करने से पहले, तो कितना टाइम पहले उसको स्टार्ट करना चाहिए? आइडियली अगर आपने कंसीव कर भी लिया है और आप वर्कआउट करना शुरू करना चाहते हैं, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा कि क्या मेरा ओवरऑल हेल्थ, मेरा पेल्विक फ्लोर एंड एवरीथिंग एल्स अलाउज मी टू स्टार्ट विद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। उसके बाद भी आप लो इंटेंसिटी के साथ शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि आपका एक ट्रेनर आपको हेल्प कर पाएगा कि क्या इंटेंसिटी आपके लिए सही है वर्कआउट की, और देन आप ग्रेजुअली वहाँ से बिल्ड कर सकते हैं। हाँ, अगर इसमें कोई रिस्क फैक्टर है तो आपका डॉक्टर आपको इन्फॉर्म कर सकता है और आप धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अलावा आप अपनी एरोबिक एक्टिविटी पे भी ध्यान दीजिए, एक्स्ट्रा वॉक, अगर आपके पास पॉसिबल है तो साइकिलिंग, स्विमिंग, इस तरह के जो लो इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटीज़ हैं, ये भी आपके कार्डियोवैस्कुलर आउटपुट को इम्प्रूव करेंगी प्रेगनेंसी में और आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी में हेल्प करेंगी। ठीक है, आपने बताया। अच्छा, जैसे कि एक व्यक्ति ने 6 मंथ का या 1 ईयर का डिप्लोमा कर लिया और वो अपने आप को फिटनेस कोच बोल रहा है, वो एक तरह से खिलवाड़ी कर रहा है दूसरे की हेल्थ के साथ, उसकी मसल्स, उसकी पूरी बॉडी के साथ, तो हमें उसको कंसिडर करना चाहिए कि आपका सिर्फ 6 मंथ या 1 ईयर का ही स्टडी रहा है और आप अपने आप को एक फिटनेस कोच बोल रहे हैं, तो क्या हमें उसे कंसिडर करना चाहिए? आई थिंक यहाँ पे किसी ने कितना ड्यूरेशन के लिए स्टडी किया है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उसका नॉलेज बेस कितना है, उसका एक्सपीरियंस कितना है उस चीज़ को लेकर, और वो फंडामेंटल्स को कितना क्लोजली फॉलो करता है। बहुत सारे आज की डेट में इंटरनेट पे आपको सर्टिफाइड फिटनेस कोचेस बोलते मिलेंगे और उन लोगों ने 200 रुपये देकर एक 2 घंटे का वर्कशॉप अटेंड करके एक सर्टिफिकेट लिया और वो खुद को बोलेंगे। मैंने ऐसे कुछ वेबिनार्स भी अटेंड किए जिसमें कि मुझे क्लियरली मालूम था कि यहाँ पर स्कैम चल रहा है, बट मैं सुनना चाहता था क्या हो रहा है। वो लोग बहुत सस्ती आसान चीज़ें बेचते हैं लोगों को, क्योंकि आसान चीज़ बिकती जल्दी है। वो कहेंगे हम आपको बिना डाइट के, बिना वर्कआउट के 21 दिन में वेट लॉस करा देंगे। बिल्कुल। और ये बहुत हॉट केक की तरह बिकता है, क्योंकि सबको ही रिजल्ट चाहिए। अगले महीने मेरा बर्थडे है, फ्रेंड की शादी है और मुझे वेट लॉस चाहिए, 10 किलो 12 किलो, आप पैसे दीजिए मैं करा दूंगा। वो अपनी मेथोडोलॉजी कभी भी वेबिनार में डिस्कस नहीं करेंगे। वो लोगों को एक बार इन कर लेंगे, उसके बाद उनके साथ पर्सनल कॉल करेंगे, या तो उन्हें वो सप्लीमेंटेशन बेचने की कोशिश करेंगे या उस तरह की दवाइयाँ बेचने की कोशिश करेंगे जो कि आपको फूड को रिप्लेस कर सके शॉर्ट टर्म में, आपको फटाफट से रिजल्ट्स मिल जाए। तो आप उस तरफ जाएंगे तो आप एक सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ क्रिएट नहीं कर पाएंगे अपने लिए, और ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में हार्मफुल हो सकता है। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि किसी इंसान के बेसिक्स कितने क्लियर हैं और वो कैसे आपकी फिटनेस जर्नी को प्लान कर रहा है, रादर देन कि उसने कितने दिन पढ़ाई की है। And how do you decide that ये न्यूट्रिशनिस्ट या ये जो फिटनेस कोच है वो जेन्युइन है कि नहीं? आशीष, आप उनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले श्योरली आप बात कीजिए आपके एकेडमिक्स के बारे में, क्योंकि वो एक बेसलाइन है कि आपने कहाँ से अपना डिप्लोमा पूरा किया है या कोई और पढ़ाई की है तो कहाँ से पूरी की है। उस इंस्टीट्यूट के बारे में जाकर के चेक कीजिए। बहुत से लोग बहुत सारे मेड अप इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ तो इंडिया से बाहर के कुछ सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो उन इंस्टीट्यूशंस का कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। किसने स्टार्ट किया, कहाँ स्टार्ट किया, इस बारे में कुछ नहीं पता है। सेकेंड चीज़, आप ये देखने की कोशिश कीजिए, आप उनसे बात कीजिए कि उनका अप्रोच क्या होगा अपनी आपकी फिटनेस जर्नी के बारे में। क्या उनका अप्रोच कुछ ऐसा है कि वो कह रहे हैं कार्ब बंद कर देंगे या फैट बंद कर देंगे, और अगर वो सब कर देंगे, आर यू अलाइन्ड विद दैट? क्या आप जिंदगी भर के लिए कार्ब छोड़ पाएंगे, या आप जिंदगी भर के लिए फैट छोड़ पाएंगे, या कुछ और तरीका जो वो बता रहे हैं क्या आप जिंदगी भर वो फॉलो कर पाएंगे? क्या आपका फिटनेस ट्रेनर आपको कुछ ऐसी चीज बता रहा है जो सस्टेनेबल है या फिर अफोर्डेबल है?
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल दूं कि आप एक सर्टेन सप्लीमेंट ले लेंगे जो कि बहुत क्लीन है लेकिन एक्सपेंसिव है, तो क्या आप वो अफोर्ड कर पाएंगे? ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि कोई इंसान कितना आपके चैलेंजेस के बीच में काम करके आपको अपनी फिटनेस जर्नी पे ले जाना चाहता है, वो बहुत मैटर करता है। सो इस तरह के काफ़ी सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछ के आप समझ सकते हैं कि आपका जो ट्रेनर है सही है या गलत है। एंड हियर गोज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू कि हाउ डू यू डिज़ाइन अ सस्टेनेबल डाइट प्लान, क्योंकि आपने जिक्र किया कि ना डाइट वो लो जो सस्टेनेबल हो, जिसको आप लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सकते हो, तो उसकी कुछ टिप्स दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि कैसे हम एक सस्टेनेबल डाइट प्लान बनाएं। मैं इसका आंसर टिप्स की बजाय थोड़ा सा लंबा करना चाहूँगा, क्योंकि टिप्स अक्सर जो है बहुत नगेट्स में होते हैं और फुल इन्फॉर्मेशन नहीं देते। सो डाइट प्लान करना बहुत ही आसान है, लेकिन मैं कोई भी डाइट प्लान बनाने से पहले लॉन्ग टर्म डिफाइन करना चाहूँगा। मेरे लिए लॉन्ग टर्म मतलब लाइफ लॉन्ग होता है। आप श्योर अपने डाइट प्लान में अडेप्टेशंस करेंगे समय के साथ साथ, जैसे आपकी एज बढ़ेगी या आपका फिटनेस लेवल इंप्रूव होगा, बट लॉन्ग टर्म मतलब लाइफ लॉन्ग। अगर मैं कोई चीज़ लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ फूड दैट आई एम पुटिंग इन माई बॉडी, शायद वो चीज़ मेरे लिए शॉर्ट टर्म में भी या आज भी सही नहीं है। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या आपका प्लान अफोर्डेबल है, क्या आपका प्लान एक्सेसिबल है, और क्या आपका प्लान सस्टेनेबल है। वो अफोर्डेबल एक्सेसिबल होने के बाद भी सस्टेनेबल नहीं हो सकता है कई बार, अगर वो आपको सटाइटी नहीं दे रहा है, अगर वो आपको एक सेंस ऑफ फुलनेस या एक सेंस ऑफ फूड से मिलने वाला प्लेजर नहीं दे रहा है, तो शायद आप उसे बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इन 3 बेस लाइन को लेकर के मैं प्लान क्रिएट कर सकता हूँ। एज आई सेड अर्लियर, बहुत सारे कैलकुलेटर्स मिलते हैं जो कि आपके कुछ बेसिक मेजरमेंट जैसे कि आपका वेट, हाइट, जेंडर, वेस्ट, नेक, और अगर आप फीमेल हैं तो हिप मेजर करके अगर आप उन कैलकुलेटर्स में डालें तो आपको आपका बॉडी फैट कैलकुलेट करके और आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करके बता सकता है। अलग अलग ऐप में या अलग अलग टूल्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन भी हो सकता है, तो आप कोई भी एक पकड़ लीजिए और लाइफ टाइम फिर उसी को फॉलो कीजिए, अनलेस कोई बेटर मोर एक्यूरेट टूल अवेलेबल है। एक बार आपने अपना गोल समझ लिया, उसके बाद आप देखिए कि क्या मुझे उस गोल को अचीव करने के लिए अपने टोटल डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर से कम खाना है या ज़्यादा खाना है, और उस हिसाब से अपनी डाइट प्लान आप डिज़ाइन कर सकते हैं। एज आई सेड अर्लियर, प्रोटीन आप 1 ग्राम से लेकर 2.2 ग्राम तक, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ हैं प्रोटीन को लेकर, आपका पहला एक्सपीरियंस क्या है, बना सकते हैं। रेस्ट ऑफ द डाइट्स में कार्ब 30-35%, 40% डालिए, बचा हुआ पार्ट आप फैट्स को दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स फैट के अंदर, और आपका प्लान रेडी है। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हमेशा वही चूज़ कीजिए अपने डाइट प्लान को बनाने के लिए जो कि आप मार्केट में बहुत आराम से ले सके, जो आपको ट्रैवल में अवेलेबल हो, जो कि किसी भी कंडीशन में अवेलेबल हो। अदरवाइज आप रीजंस बहुत सारे मिल जाएंगे आपको मिस करने के लिए। सो इन सब कुछ बेसिक्स को ध्यान रख के अपना डाइट प्लान बनाइए, साथ साथ अपना वर्कआउट का, अपने हाइड्रेशन का यानी कि पानी पीने का। अगर आप मेन के लिए करीब करीब 3 से 4 लीटर पानी, फॉर वुमेन इट इज समवेयर अराउंड 2.5 to 3 लीटर के आसपास एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये मैक्सिमम नहीं मिनिमम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर, योर लोकेशन एंड मेनी अदर फैक्टर्स। इतना आपको पानी लेना ही चाहिए। एंड देन स्लीप, अ वेरी वेरी अनकॉम्प्रोमाइज पार्ट, 7 to 8 hours of sleep. You should have an uninterrupted sleep in a day. These are very very simple basics. If you follow them, you can achieve your fitness goal, whatever it is. आई एम वेरी श्योर आज के जो हमें इंसाइट्स मिले हैं डाइट के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, फिटनेस के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, बहुत कम ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो जेन्युइनली आपको हेल्प करना चाहते हैं, आपको फिटनेस में ट्रांसफॉर्मेशन देना चाहते हैं, और आशीष उसमें से एक थे। इसलिए हमारा बहुत ही ज़्यादा हमें मन था कि हम उनको लेकर आएँ और उनसे एक जेन्युइन कॉन्वर्जेशन करें, और वो सारे मिथ्स जो अभी तक हम कैरी कर रहे हैं हेल्थ को लेकर, फिटनेस को लेकर या एक्सरसाइजेस को लेकर, आज मुझे लगता है कि आज के इस पॉडकास्ट से वो सारे मिथ्स टूटे हैं। तो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल आशीष फॉर हैविंग यू इन विद अस टुडे, एंड आई होप कि हर वो इंसान जिसको जेन्युइनली ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू हिम एंड यू कैन बुक हिज कंसल्टेशन, क्योंकि ये जैसे उन्होंने मेंशन किया एक ऐसे फिटनेस कोच है जो जेन्युइनली हु विल स्टैंड फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन, हु विल जेन्युइनली गिव यू अ सस्टेनेबल डाइट
a diet which you can carry on for long, because every one of us have had experience जहाँ पे हम कुछ टाइम करते हैं, वेट लॉस करते हैं या थोड़े टाइम हम उस चीज़ को फॉलो कर पाते हैं, लेकिन उसके बाद वो मोमेंटम ब्रेक हो जाता है. लेकिन with coaches like him we can have a very very beautiful journey and a journey that we can carry on for a longer time. So Ashish, thank you so much. Thank you so much, Divyadeep, Varsha, Anushka, to invite me on Street Talks. I really enjoyed this conversation with you and I hope कि बाकी सब लोग जो इस conversation को देख रहे हो शायद वो समझ सकें कि फिटनेस को लेकर इतना जो कॉम्प्लेक्सिटी फैला दी गई है शायद वो उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ये बहुत ही सिंपल जर्नी है. सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन ऑर्गेनाइज की और उसके लिए मुझे इनवाइट किया. I also request everyone to like, follow and subscribe to this channel so that ऐसी meaningful conversations आप और create कर सके और सुनने वाले और सुन सके. Thank you so much.